new topic Machiavelli and at the end of this session हम डिस्कस करेंगे इवैल्यूएशन। प्लेटो को इवैल्यूएट करेंगे आज के हम क्लास में, ठीक है। तो इवैल्यूएशन करेंगे एंड साथ ही साथ थॉमस हॉब्स स्टार्ट करेंगे, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि अभी इस क्लास में मैकियावेली एंड थॉमस हॉब्स स्टार्ट कर लेंगे एंड अगली क्लास में हम इवैल्यूएशन करेंगे, ठीक है। दैट्स व्हाट वी विल डू टुडे। वेट अ मिनट। ओके, गुड मॉर्निंग। बाकी सब कहाँ पर हैं? 11 बजे का टाइम उन लोगों को पता नहीं है, आज 11 बजे क्लास है। कोई बात नहीं, चलिए शुरू करते हैं। पहले मैकियावेली समझेंगे, मैकियावेली हैं कौन। हाय नितेश, गुड मॉर्निंग। ओके, सो शुरू करते हैं। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन में हमारा टॉपिक है मैकियावेली का। मैकियावेली में एक चीज देखिए, हमने अभी तक एंशिएंट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट कंप्लीट किया है। एंशिएंट में क्या क्या आता है हमारा? एंशिएंट में आते हैं हमारे दो टॉपिक, एक आता है प्लेटो एंड दूसरे आते हैं एरिस्टोटल, ठीक है। ये दो टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। अब प्लेटो का इवैल्यूएशन पढ़ा है, वो तो कंप्लीट कर ही लेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। फिलहाल के लिए आपका जो एंशिएंट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा शुरू होगा नेक्स्ट पार्ट विच इज मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, यानी अब हम मॉडर्न थॉट से शुरुआत करेंगे। आपके जो थिंकर्स आएंगे वो सभी मॉडर्न थिंकर्स होंगे। मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट हुआ था 15th सेंचुरी से, मॉडर्न एज स्टार्ट हुई थी 15th सेंचुरी से, ठीक है। और मॉडर्न नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट जो आया था वो आया था 17th सेंचुरी में। तो ये चीज़ हम देखेंगे आगे। यस, आज आपकी दो क्लासेस हैं। एक क्लास अभी है 11 o'clock वाली एंड दूसरी क्लास है आपकी 1:30 बजे, ठीक है। ये दो क्लासेस हैं आज आपकी। तो कोशिश करेंगे कि इस 11 बजे वाली क्लास में मैक्सिमम हम कवर कर पाएँ और 1:30 बजे वाली में हम इवैल्यूएशन कवर कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोगों की इन टोटल 12 क्लासेस मुझे लेनी है, तो उसमें मैंने 2 क्लासेस आज की रखी थी, क्योंकि बाकी फिर शेड्यूल थोड़ा सा टाइट रहता है बिकॉज ऑफ इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस कोर्स, ठीक है। तो मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट स्टार्ट कर रहे हैं हम आज। मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, मॉडर्न एज कब स्टार्ट हुई थी? मॉडर्न एज स्टार्ट हुई है 15th सेंचुरी में। हमने देखा था कि 5 से लेकर के 15th सेंचुरी तक मेडिवल एज थी, इसमें रिलीजन डोमिनेंट था। ये चीज़ हमने देखी थी कि रिलीजन इसमें डोमिनेंट है। मॉडर्न एज में क्या होगा? मॉडर्न एज में हम देखेंगे कि अब दोबारा से रीजन वापस आएगा। बीच में क्योंकि रिलीजन डोमिनेट हो गया था, इसी वजह से वहाँ पर कोई थिंकर्स हमको नहीं दिखते हैं, ठीक है। कोई थ्योरीज हमको नहीं पढ़नी पड़ती है वहाँ की, लेकिन मॉडर्न एज में पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि मॉडर्न एज में रीजन वापस आएगा। रीजन यानी लॉजिक। ये जो रीजन था, ये जो लॉजिक था, पहले एंशियंट टाइम में एग्जिस्ट कर रहा था प्लेटो एंड एरिस्टोटल के टाइम पे। अब ये वापस आएगा, किस वजह से? क्योंकि अब लोग डिमांड करना शुरू करेंगे दोबारा से कि चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पर रेवोल्यूशंस आएंगी, लोग डिमांड करने लगेंगे चेंज, क्योंकि देखो रिलीजन डोमिनेंट है। लेकिन रिलीजन जो होगा, एक टाइम पे रिलीजन एक्सप्लॉइट करने लग जाएगा लोगों को। रिलीजन की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी। वो सब समझेंगे कि वो सब कैसे होता है, कैसे इनको दिक्कत होंगी। एंड आगे जा कर के जो मैकियावेली होंगे, मैकियावेली अपनी क्या एडवाइसेस देंगे, ठीक है। मैकियावेली है कौन, ये देखेंगे हम। मॉडर्न एज के बारे में ज़्यादा हम समझेंगे जब हम थॉमस हॉब्स का टॉपिक अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। वहाँ पर हम डिटेल में इसको समझेंगे कि हो क्या रहा था उस टाइम पे, ठीक है। अभी फिलहाल बस इतना याद रखना है कि मैकियावेली कहाँ से बिलोंग करते हैं। टाइम एंड स्पेस आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपको प्लेटो एंड एरिस्टोटल में मैंने बताया था कि टाइम एंड स्पेस याद रखो, वैसे ही इसमें भी याद रखो टाइम एंड स्पेस। तो मैकियावेली बिलोंग करते हैं इटली से एंड मैकियावेली
कि जो टाइमलाइन है वो 1469 टू 1527 है, यानी इस टाइम पे मैकियावेली एग्जिस्ट कर रहे थे। मैकियावेली उस टाइम से बिलोंग करते हैं जब मिडीवल एज खत्म हो रही थी और जो मॉडर्न एज है वो उसकी शुरुआत हो रही थी, यानी उस पीरियड से बिलोंग करते हैं जब रिलीजन का जो डोमिनेंस है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था और मॉडर्न एज रीजन दोबारा से वापस आ रहा था। हम ये देखते हैं इस टाइम पे। इनफैक्ट एक थिंकर है हेरोल्ड लस्की। लस्की बोलते हैं कि कोई भी थिंकर होता है ही इज अ चाइल्ड ऑफ रेनाइसेंस, ऐसे ही मैकियावेली को बोला जाता है कि ही इज अ चाइल्ड ऑफ रेनाइसेंस। जो थिंकर होते हैं दे आर द चाइल्ड ऑफ देयर टाइम्स। एनी थिंकर इज चाइल्ड ऑफ हिज टाइम्स। इसका क्या मतलब है? आज आप जिस भी सिचुएशन में हो उस सिचुएशन में कुछ सर्कमस्टांसेस हैं, वो सिचुएशंस जो हैं वो आपकी परसेप्शन को बहुत चेंज करती हैं। अब आज आप इंडिया में हो तो आपकी परसेप्शन अलग है, अगर आप यूएसए में पैदा हुए होते तो आपकी परसेप्शन अलग होती, मिडल ईस्ट में सीरिया में इस टाइम पे पैदा हुए होते तो आपकी परसेप्शन बहुत ही अलग होती। तो अगर आप थिंकर बनते तो आपकी जो परसेप्शन है, आपकी जो सोच है वो पॉजिटिव होती या नेगेटिव होती, ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि पूरी जिंदगी आपने क्या देखा है, कैसी लाइफ देखी है और किस हिसाब से आपके जो अराउंड लोग हैं वो उन्होंने कैसे बिहेव किया है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो कोई भी जो थिंकर होता है, थिंकर की जो परसेप्शन होती है वो उसके टाइम से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होती है। कैसे? जैसे कि हमने प्लेटो एंड एरिस्टोटल के टाइम पे देखा, प्लेटो कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। एथेंस उस टाइम पे हार गया था वॉर, पेलोपोनेशियन वॉर। उसके चलते प्लेटो ने इतना अफेक्ट होकर के अपनी पब्लिक लाइफ जो उनको मिनिस्टर की वो मिल रही थी वो भी उन्होंने डिनाई कर दी, वो भी उन्होंने रिजेक्ट कर दी। तो रिजेक्ट करने के बाद में वो टीचर बन गए, उसके बाद उन्होंने अपनी एकेडमी खोली, ये सब किया। तो टाइम्स पे बहुत डिपेंड करता है। ऐसे ही एरिस्टोटल का टाइम जो था वो कंपैरेटिवली डिफरेंट था। तो एरिस्टोटल के टाइम पे हम देखेंगे कि एरिस्टोटल की परसेप्शन थोड़ी डिफरेंट रहेंगी प्लेटो से। अब आते हैं मैकियावेली। मैकियावेली किसी और टाइम से बिलोंग कर रहे हैं। उस टाइम पे मैकियावेली एक पेसिमिस्ट है, ये चीज याद रखिएगा। पेसिमिस्ट है मतलब एकदम निरात्मक सोच रखते हैं, मतलब पेसिमिस्ट का मतलब होता है एकदम नेगेटिव सोच रखते हैं। मैकियावेली इज अ पेसिमिस्ट। ये एकदम पेसिमिस्ट सोच रखते हैं, एकदम नेगेटिव सोच रखते हैं। रीजन क्या था उस टाइम पे, रीजन हम बताएंगे। लेकिन तीसरी चीज आपको याद रखनी है कि बुक कौन सी लिखी है इन्होंने, बुक का नाम क्या है मैकियावेली की, द प्रिंस। तो हमने क्या देखा था अभी तक, जब हमने प्लेटो एंड एरिस्टोटल कवर किया था तो प्लेटो में हमने देखा था कि प्लेटो ने बुक कौन सी लिखी थी, द रिपब्लिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी। एरिस्टोटल में हमने देखा था कि इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, पॉलिटिक्स। अब आ रहे हैं मैकियावेली। तो मैकियावेली की बुक का नाम क्या है, द प्रिंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज आपको याद रखनी है। बुक का नाम आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं, द प्रिंस। ठीक है, ये इनकी बुक का नाम है। और कहाँ से बिलोंग करते हैं मैकियावेली, इटली से बिलोंग करते हैं। तो एक और चीज याद रखनी है कि बुक ये लिखी है और इटली से बिलोंग करते हैं। टाइमलाइन क्या है मैकियावेली की वो सब लिखेंगे आप अपने फ्लो चार्ट में, इफ यू आर मेकिंग दैट अप। एंड साथ में उस टाइम पे इटली की अगर आप सिचुएशन देखोगे तो इटली, देखो उस टाइम पे ना फ्यूडलिज्म प्रेजेंट था, क्योंकि हम मिडीवियल एज की बात कर रहे हैं। एक होता है एंशिएंट, एक होता है मिडीवियल, एक होता है मॉडर्न एज। ठीक है, तो एंशिएंट हमने देख लिया था। मिडीवियल का टाइम मैंने आपको बताया था 5 से लेकर के 15 सेंचुरी तक मिडीवियल का टाइम था। और 15th के बाद, 15th ऑनवर्ड हम देखेंगे कि मॉडर्न एज स्टार्ट हो जाएगी। तो मिडीवियल एज में फ्यूडलिज्म था। फ्यूडलिज्म का मतलब जैसे इंडिया में जमींदारी सिस्टम है कि सारी जो ज़मीनें होती थी वो ज़मींदार से बिलोंग करती हैं और जो टेनेंट्स होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, इसकी ज़मीन पे काम करते थे। ठीक है, तो ऐसे ही फ्यूडलिज्म काम करता है। फ्यूडलिज्म में यूरोप पूरा, स्पेशली इटली में इटली डिवाइडेड था। आपको ये पता होना चाहिए, इटली यूनाइटेड नहीं था। जैसे आज के टाइम पे आप इटली एज अ कंट्री देखते हो, वो एज अ कंट्री एक कंट्री नहीं थी।
उसके 5 भाग हुए थे, उसके 5 डिविजन्स किए गए थे, ठीक है? 5 अलग-अलग छोटे-छोटे सिटी स्टेट्स थे जिसमें अलग-अलग फ्यूडल लॉर्ड्स, जैसे ज़मींदार होते हैं वैसे ही फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं। अलग-अलग जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे उनके पास में लैंड थी, तो ऐसे 5 फ्यूडल लॉर्ड्स थे जो कि पूरा उनका ये जो लैंड थी वो उनसे बिलॉन्ग करती थी। इस तरीके से इटली पूरा डिवाइडेड था। और मैकियावेली जो थे, मैकियावेली एक डिप्लोमैट थे। मैकियावेली एक डिप्लोमैट थे और मैकियावेली ने इनकी क्या सोच थी, एज अ डिप्लोमैट ये चाहते थे कि इटली यूनाइटेड हो जाए। क्यों? क्योंकि अब मॉडर्न एज स्टार्ट हुई है। मॉडर्न एज के चलते हम देखेंगे कि यूनिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा और वो चाहते थे कि इटली जो है वो यूनिफाई होना चाहिए। ये इटली को एक सिंगल स्टेट, मतलब एक ये चाहते थे कि यूनाइटेड हो जाए इटली। ये जो आपस में इतना लड़ भिड़ रहे थे, आपस में ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, दे वर फाइटिंग विद ईच अदर। तो जब आप आपस में ही लड़ते हो तो उसका क्या रिजल्ट होता है? आपका जो कंट्री है, आपका जो रहेगा रीजन, वो बहुत ही ज्यादा इनस्टेबल होगा। इनस्टेबल होगा का क्या मतलब है? इनस्टेबल होने का मतलब है कि आपका जो स्टेट है वो वल्नरेबल हो गया है, बाहर वाले लोग आकर के अटैक कर सकते हैं। यस, वल्नरेबल टू थ्रेट्स, बाहर वाले लोग आकर के अटैक करेंगे एंड अटैक करने के बाद में आपके ऊपर रूल करेंगे। तो मैकियावेली ऐसे डिप्लोमैट थे जो ये बोलेंगे कि आपको यूनाइटेड होना बहुत जरूरी है। और इटली यूनाइट नहीं हो रहा था। इटली क्यों यूनाइट नहीं हो रहा था? बिकॉज ऑफ चर्च। चर्च की वजह से इटली यूनाइट नहीं हो रहा था। यस प्रंजल, आज 2 क्लासें हैं। एक एक क्लास आपकी अभी 11 बजे है, दूसरी आपकी जो रेगुलर टाइम पे होती है आपकी 1:30 पे, वो क्लास है। ठीक है, तो इटली यूनाइट नहीं हो रहा था इस वजह से। तो हम क्या देखेंगे? देखो, मेडिवियल एज में एक चीज याद रखनी है कि फ्यूडलिज्म प्रेजेंट है। जमींदारी सिस्टम जैसा कि जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं, इनके अंडर में सारी जमीनें होती हैं, यही रूल्स बनाते हैं। सारे रूल्स यही बनाएंगे, सब कुछ यही बनाएंगे। ठीक है, तो अगर इटली डिवाइडेड है 5 ऐसे स्टेट्स में और आपस में ये लोग लड़ भिड़ रहे हैं, तो इसके चलते हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगी। मतलब मल्टीपल लॉज होंगे, मल्टीपल रूल्स होंगे और लोगों को काफी दिक्कत होगी इस चीज में कि कौन से रूल्स फॉलो किए जाएं। कौन से लोगों को दिक्कत होगी? जो एमर्जिंग मिडिल क्लास है। यहाँ पर वो मिडिल क्लास थे। मिडिल क्लास जो लोग थे, मिडिल क्लास यानी मॉडर्नाइजेशन के चलते अब एमर्जिंग बुर्जुआजी क्लास सामने आएंगे। वो लोग जो ट्रेड करना शुरू करेंगे, क्योंकि अब हो गई है मॉडर्नाइजेशन, राइट? तो वो ये क्लास जो होगी, ये क्लास अब अपना ट्रेड करना शुरू करेगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना शुरू करेगी। और ऐसी क्लास कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड होती है। ऐसी क्लास को एक सिंगल लॉ चाहिए, मल्टीपल लॉज इनके बेनिफिट में नहीं है। इसीलिए हम देखेंगे उस टाइम पे कि फ्यूडलिज्म जो था मेडिवल एज में, ये काफी ज्यादा हानिकारक था, ये अच्छा नहीं था। ठीक है, दूसरा रीजन था मेडिवल एज में कि चर्च यहाँ पर प्रेजेंट था, क्योंकि मेडिवल एज में रिलीजन डोमिनेंट था। डार्क एजेस बोलते हैं हम इसको, क्योंकि यहाँ पे रीजन काम नहीं करेगा। हर कोई जो रूल होगा, किसी भी चीज को जस्टिफाई करना है, भगवान के नाम पे पूरी चीज जस्टिफाई की जाएगी। तो वहां से हमको ये पता चलता है कि जो चर्च था, स्टेट के सभी मैटर्स में इंटरफेयर कर रहा था। चर्च बहुत ही करप्ट इंस्टीट्यूशन था उस टाइम पे। करप्ट इंस्टीट्यूशन कैसे था स्टेट, सॉरी चर्च? क्योंकि चर्च क्या करता था, जो भी स्टेट के जितने भी मैटर्स होते थे उसकी वजह से जितने भी, जैसे स्टेट को कोई डिसीजन लेना है तो चर्च उसमें इंटरफेयर करेगा। चर्च अपना घुसाएगा कि देखो, जो ये होती है, क्या नाम है, जो भी लॉज होते हैं भगवान के नाम पे इंटरफेयर करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो राजा की इतनी चलेगी नहीं, किंग की इतनी चलेगी नहीं, चर्च अपनी बनाने की कोशिश करेगा ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइन थ्योरी। एग्जैक्टली। अब एक और चीज समझो कि उस टाइम पे जो हम चर्च की बात कर रहे हैं, चर्च जो है उसकी पॉलिसीज अगर आप देखोगे तो पॉलिसीज कैसी थी चर्च की? चर्च की पॉलिसी ऐसी थी कि चर्च एक जियो सेंट्रिक व्यू लेता था।
चर्च बोलता था कि ये जो पूरा यूनिवर्स है ये अर्थ के, जियो मतलब अर्थ, अर्थ के चारों तरफ, धरती के चारों तरफ घूमता है। मतलब अर्थ इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, मतलब पूरे जो ब्रह्मांड का जो सेंटर है वो धरती है। यानी भगवान ने जो भी चीज बनाई है धरती को सेंटर में लेकर के बाकी सब चीजें ब्रह्मांड में बनाई है, ऐसा चर्च का कहना था। क्योंकि चर्च भगवान से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड इस चीज पे बात करता था। लेकिन उस टाइम पे ऐसे साइंटिस्ट आएंगे जैसे गैलीलियो एंड ये सभी साइंटिस्ट जो आएंगे, ये लोग बोलेंगे सन सेंट्रिक, कि जो ये यूनिवर्स है ये जियो सेंट्रिक नहीं है, यूनिवर्स सन सेंट्रिक है। मतलब सन है सेंटर में और उसके चारों तरफ धरती भी घूमती है और बाकी सब चीजें घूमती है, तो सन सेंटर है, जियो सेंटर नहीं है। उस टाइम पे ऐसी चीजें थी, हम देखते हैं। तो इनफैक्ट जो ऐसे लोग थे जैसे गैलीलियो जैसे लोग हो गए, जो साइंटिस्ट हुआ करते थे, कॉपरनिकस हुआ करते थे उस टाइम पे, ये जो सभी लोग होंगे इनको चर्च एग्जीक्यूट करेगी। यानी कोई अगर चर्च के खिलाफ कुछ बोलेगा, चर्च के आइडियाज जो जो भी आइडियाज चर्च प्रोपोगेट कर रही है, जो भी आइडियाज फैला मतलब का प्रचार कर रही है, अगर ये लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उससे उल्टी चीज कुछ बोलेंगे तो चर्च इनको पनिशमेंट देगी, कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पनिशमेंट देने की बात कहेगी, एग्जीक्यूट करने की बात कहेगी। ऐसे काफी सारे जो साइंटिस्ट थे उनको एग्जीक्यूट किया गया उस टाइम पे। ये जो लोग थे ये रीजन अपना थोड़ा लॉजिक अप्लाई करके बोल रहे थे ऐसी चीजें। एंड सभी मैटर्स में चर्च इंटरफेयर करने लग गई थी, फैमिली का मैटर हो या कोई भी मैटर हो, हमेशा चर्च की उसमें चलने लग गई थी। चर्च डिसाइड करती थी कि क्या होगा। तो आप खुद बताइए कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इस तरीके से एक्ट करती है कि अगर लोग उल्टा भी बोले तो भी वो टॉलरेंट नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशन अगर एग्जीक्यूट करती है लोगों को, तो लोगों को क्या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पसंद आएगी? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए चर्च उस टाइम पे काफी ज्यादा और चर्च काफी ज्यादा वो की जा रही थी कि चर्च जो है करप्ट है एकदम। ठीक है। एंड इस वजह से भी मैकियावेली जो है वो चर्च के अगेंस्ट में होंगे। क्योंकि चर्च, दो रीजन थे, एक तो ये था कि चर्च एक करप्ट इंस्टीट्यूशन है, चर्च भगवान के नाम पे सारा जो लैंड था सभी अपने नाम पे कर रही थी। ठीक है, और उस पर कोई टैक्सेस भी नहीं जाते थे। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन अगर आपने पढ़ा हो तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक थी जो प्रीस्ट होते थे, देन दूसरी क्लर्गी थी, एंड दूसरे थे अपना जो भी पीजेंट्स होते थे। ठीक है। तो चर्च उस टाइम पे इतना डोमिनेंस था कि चर्च के पास में मैक्सिमम लैंड थी, उसके बावजूद चर्च कोई भी टैक्स फॉलो नहीं, टैक्स नहीं पे करती थी। क्लर्गी भी कोई टैक्स पे नहीं करती थी, सारा टैक्स का बर्डन पीजेंट्स पे पड़ता था। इसी वजह से आगे जाकर के पीजेंट्स को ये बहुत ही एक्सप्लॉइटेटिव लगेगा सिस्टम, कि हमारा बहुत फायदा उठाया जा रहा है, हम पे सारा बर्डन डाला जा रहा है। और इसके चलते जो पीजेंट्स हैं वो फ्रांस में रिवोल्ट कर देंगे, राजा के खिलाफ रिवोल्ट कर देंगे। ऐसे ही हमारा स्टार्ट हुआ है फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ये सभी ऐसे शुरू होता है। तो चर्च उस टाइम पे काफी करप्ट था। दूसरा रीजन था कि मैकियावेली चाहते थे कि इटली का जो स्टेट है जो 5 भाग में डिवाइड हुआ हुआ है उसको यूनिफाई किया जाए, और चर्च की वजह से वो यूनिफाई नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि फ्यूडल लॉर्ड्स आपस में लड़ रहे थे और चर्च उसमें काफी ज्यादा इंटरफेयर कर रही थी। तो हम देखते हैं कि ये यूनिफाई नहीं हो पाएगा। तो आगे हमको देखने को क्या मिलेगा कि मैकियावेली जो होंगे ये चर्च के खिलाफ होंगे। ठीक है, चर्च को ये क्रिटिसाइज करेंगे एंड चर्च को ये बोलेंगे, इटली उस टाइम पे करप्ट सोसाइटी थी बिकॉज ऑफ दिस, चर्च, चर्च की वजह से। तो ये चर्च के खिलाफ होंगे, करप्शन होगी। चर्च एक ऐसा रीजन था जिसकी वजह से यूनिफाई नहीं हो पाया इटली, क्योंकि चर्च हेल्प कर रहा था एक राजा को, एक फ्यूडल लॉर्ड को दूसरे फ्यूडल लॉर्ड के, सभी को सपोर्ट करके आपस में वो लड़ी जा रहे थे, ये हिसाब था। तो इसीलिए मैकियावेली चर्च के बहुत अगेंस्ट में होंगे। तो अब आपको बात समझ में आई, रिलीजन से कैसे आपको मेडिवियल एज से इसको कैसे रिलेट करना है। मेडिवियल एज से ही ऐसी सारी चीजें उभर के आ रही हैं जो बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइटेटिव होंगी। तो आगे जाकर के मैकियावेली बोलेंगे कि इन चीजों से दूर रहो। तो इसीलिए मैकियावेली, लस्की जो बोलते हैं कि मैकियावेली इज अ चाइल्ड ऑफ रेनाइसेंस, वो काफी हद तक सही है। क्योंकि उस टाइम पे ऐसे आइडियाज फ्लरिश हो रहे थे, वही आइडियाज मैकियावेली उनसे इन्फ्लुएंस होंगे और मैकियावेली ऐसी बात करेंगे कि चर्च से दूर रहो और अपनी एडवाइसेस देंगे प्रिंस को।
तो इनकी जो बुक है द प्रिंस, मैकियावेली ने जो लिखी है, दिस इज द बेस्ट बुक एवर रिटन इन द फील्ड ऑफ स्टेट क्राफ्ट। स्टेट क्राफ्ट मतलब एक स्टेट को कैसे चलाना चाहिए, पावर कैसे अपने हाथ में रखनी चाहिए, पावर में कैसे रहना चाहिए। पॉलिटिशियन के लिए एक ये सबसे बेस्ट बुक है जो लिखी गई है मैकियावेली के द्वारा। इट इज द बेस्ट बुक एवर रिटन इन द फील्ड ऑफ स्टेट क्राफ्ट। स्टेट क्राफ्ट का मतलब होता है हाउ टू रन द स्टेट, स्टेट को कैसे चलाना चाहिए। तो मैकियावेली फ्लोरेंस से बिलोंग करते थे। फ्लोरेंस एक जगह का नाम है। फ्लोरेंस ये रहा, इस स्टेट में था, रिपब्लिक ऑफ दिस में, ये इटली के अंडर में ही था। ठीक है, तो 5 उसमें डिवाइडेड हुआ हुआ था, आपको मैंने बताया इटली। तो उसमें फ्लोरेंस से बिलोंग करते थे मैकियावेली, और ये एक डिप्लोमैट थे, एंड इन्होंने डिफरेंट पॉलिटिकल ऑफिसेज में सर्व किया था। तो उस टाइम पे एज ऑफ रेनाइसेंस होती है। रेनाइसेंस का मतलब क्या होता है, जब चर्च इतना करप्ट करने लग जाएगी, रिलीजन इतना नीचे जाने लग जाएगा, तो लोग दोबारा से लॉजिक में बात करना शुरू करेंगे। तो हम देखेंगे कि दोबारा से लॉजिक वापस आएगा, दोबारा से रीजनिंग वापस आएगी, कि सोच समझ के प्रोज एंड कॉन्स देख करके सब चीजें डिसाइड की जाए। एंड हम देखेंगे कि साइंस की ग्रोथ हो रही थी। अब 15th सेंचुरी से साइंस की ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, साइंटिस्ट आएंगे, लॉजिक लगा करके बात करेंगे। मेडिवियल एज जो थी वो दैट वाज द एज ऑफ रिलीजन, उसमें रिलीजन चर्च की बहुत चल रही थी। ठीक है, और मॉडर्न एज जो होती है वो है एज ऑफ साइंस, इसमें साइंस डोमिनेंट है। तो यानी जब मॉडर्न एज आएगी तो रिलीजन जो होगा वो रोल बैक कर लेगा, मतलब रिलीजन का अब कोई रोल नहीं रहेगा। इट मीन सेक्युलराइजेशन ऑफ सोसाइटी, सेक्युलरिज्म आने लग जाएगा, मतलब अब स्टेट बनाएगा सब चीजें, और इसमें रिलीजन के मैटर्स में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाएगा। रिलीजन आप अपने उस पे देखिए, ठीक है, चर्च इंटरफेयर नहीं करेगा, आपको जो फॉलो करना है अपने हिसाब से फॉलो कीजिए। इसको बोलते हैं हम सेक्युलरिज्म, यानी ये आपका पर्सनल स्फेयर है, पर्सनल स्फेयर में आप खुद फॉलो कीजिए, स्टेट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। तो गॉड जो है वो पर्सनल स्फीयर में ही वापस आ गया, रिनाइसेंस की वजह से, मॉडर्न एज की वजह से। समझ में आया अभी तक जितना समझाया है? कोई डाउट है इसमें? एनी डाउट? तो जब सेक्युलरिज्म की बात की जाएगी तो चर्च को स्टेट से अलग करने की बात की जाएगी, कि चर्च को अलग रखो, स्टेट को अलग रखो, क्योंकि चर्च और स्टेट अगर आपस में साथ में आ जाता है तो इंटरफेरेंस होती है, इंटरफेयर करेंगे तो आपको पता है कि इससे क्या होगा। तो आगे जाकर के हम देखेंगे कि ही जो मैकियावेली होंगे, ये ओरिजिनेटर, ही वाज द ओरिजिनेटर ऑफ यूरोपियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म, क्योंकि ये लोगों को बोलेंगे, ये प्रिंस जो होगा, जो भी रूलर होगा, उसको ये एडवाइस करेंगे कि आप पॉलिटिक्स में रिलीजन का इस्तेमाल मत कीजिए, रिलीजन और एथिक्स को साथ साइड में रख दीजिए, क्योंकि पॉलिटिक्स में इनका कोई काम नहीं है। अगर आप रिलीजियस हैं तो फिर आप वो सब चीज़ें नहीं कर पाएंगे जो चीज़ें की जानी चाहिए। तो रिलीजन को दूर रखो, क्योंकि ये चर्च के खिलाफ है। आप खुद देखिए, ये चर्च के खिलाफ है, क्योंकि चर्च की वजह से ही स्टेट यूनिफाई नहीं हो पाया इटली का। तो इसीलिए ये चर्च के खिलाफ है, रिलीजन के खिलाफ है। ऐसे ही एथिक्स को भी ये सेपरेट रखने की बात करते हैं, कि एथिक्स भी आप अपना दूर रखो पॉलिटिक्स से, क्योंकि पॉलिटिक्स में अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो आप एथिकल डिसीजन नहीं ले सकते। अगर आप एथिक्स में फंस गए, अगर आप ये इस चीज में फंस गए कि क्या जो मैं कर रहा हूँ वो सही है कि गलत है, तो इसमें आपका नुकसान होगा, आपके देश का नुकसान होगा, और आपके जो लोग हैं जिनके लिए आप काम कर रहे हैं, जिनकी सिक्योरिटी के लिए आप काम कर रहे हैं, उनका नुकसान होगा। समझ में आया दिस? अभी इसको फर्दर और डिटेल में हम देखेंगे तो आपको पूरे अंडरस्टैंडिंग होगी कि मैकियावेली की सोच कैसी है। इतना याद रखिए कि मैकियावेली पेसिमिस्ट है, मैकियावेली नेगेटिव सोचते हैं, पेसिमिस्ट है, क्योंकि इन्होंने देखा उस टाइम पे क्या हो रहा था। तो ये थोड़ा रियलिस्ट है। मैकियावेलिस्ट को हम रियलिस्ट बोलते हैं, ये रियलिटी पे ध्यान देते हैं कि देखो एक्चुअली में पॉलिटिक्स में ये होता है, पॉलिटिक्स में ये होता है। आपको समझना है कि पॉलिटिक्स एक बहुत बुरा प्रोफेशन है। इसको समझेंगे हम। सबसे पहले मैकियावेली और प्लेटो को हम कंपेयर करके समझेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। प्लेटो की जब हम बात करते हैं तो प्लेटो फिलॉसफी पे बहुत डील करते हैं, पॉलिटिकल फिलॉसफी पे, कि सही चीज क्या है, सही चीज क्या करनी चाहिए, इस चीज पे ध्यान देते हैं। मैकियावेली है, ये पॉलिटिक्स पे ध्यान देते हैं, ये फिलॉसफी पे ध्यान नहीं देते।
तो जो इन्होंने अपनी बुक लिखी है द प्रिंस, दैट इज द बेस्ट बुक ऑन स्टेट क्राफ्ट। इस बुक में ये हमको बताते हैं कि पावर को कैसे मैनेज करना है। मतलब अगर आप पॉलिटिशियन हैं या आप अगर पावर में आना चाहते हैं, आप पॉलिटिशियन भी नहीं हैं, अगर आप पावर में आना चाहते हैं तो कैसे पावर में आओगे, और एक बार पावर में आओगे तो कैसे अपने हाथ में पावर रखनी है कि आपके हाथ से पावर जाए ना। ये एडवाइसेस देते हैं मैकियावेली। तो हम मैकियावेली के काम में क्या देखते हैं, ही गिव्स द पावर व्यू ऑफ पॉलिटिक्स। ये बताते हैं कि पॉलिटिक्स में पावर का क्या रोल है और पावर किस हिसाब से आपको अपने हाथ में रखनी है। इसीलिए हम मैकियावेली को फादर ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमें पॉलिटिक्स की रियलिटी बताते हैं। ये बताते हैं कि पॉलिटिक्स बहुत ही बेकार प्रोफेशन है। मतलब अगर आप ये सोच रहे हो कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करोगे और उससे लोगों का भला करोगे, तो ये सही नहीं है। तो फिर आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। जैसे हम हिंदी बॉलीवुड मूवीज देखते हैं, पॉलिटिशियंस जो होते हैं, जो भी विलेन होता है हमारा, विलेन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। विलेन अपने हाथ से पावर को जाने नहीं देगा, राइट। और विलेन कोई भी जरिया अपनाएगा अपने हाथ में पावर रखने की, ताकि उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। और वो सभी चीजें जो विलेन करता है, मैकियावेली बोलते हैं वो जस्टिफाइड है। तो इसीलिए मैकियावेली एक रियलिस्ट है, ये हमें रियलिटी बताते हैं पॉलिटिक्स की। और एवरी थिंकर इज द चाइल्ड ऑफ हिज टाइम्स, लस्की का कहना है। तो ऐसे ही मैकियावेली भी अपने टाइम से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। जो भी हो रहा था उस टाइम पे इटली में, उससे काफी अफेक्टेड थे। तो हम देखेंगे कि हर एक थिंकर होता है। जैसे कि हमने देखा प्लेटो को और एरिस्टोटल को। अभी तक प्लेटो किसको सपोर्ट करते थे, रूलिंग क्लास को। ऐसे ही जो एरिस्टोटल है वो भी स्टेटमैन जो हैं, जो लोग सिटीजन्स हैं, जो लोग स्टेट के अफेयर्स में पार्टिसिपेट करते हैं, उसको ज्यादा अपील करते हैं। लाइक उनके इंटरेस्ट में बात करते हैं हमेशा, राइट। तो हर एक जो थिंकर होता है वो किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए काम करता है। इन केस ऑफ मैकियावेली, मैकियावेली काम कर रहे थे बुर्जुआजी क्लास के फेवर में। क्योंकि आप ये देखो कि फ्यूडलिज्म है, फ्यूडलिज्म मतलब इस तरीके से एग्रीकल्चर और जमींदारी सिस्टम, ये सब चीजें होंगी। इसमें फ्यूडल लॉर्ड्स होंगे जिनकी जमीनें होंगी, स्लेव्स होंगे जो इनके ऊपर काम करेंगे इनके लिए। अब एक नई क्लास इमर्ज होगी। मॉडर्नाइजेशन जब आएगा, मॉडर्न एज जब शुरू होगी, रीजन वापस आएगा, तो एक मिडिल क्लास हमको देखने को मिलेगी। मिडिल क्लास इमर्ज होगी जो ट्रेड करना चाहेंगे, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में पैसा कमाना चाहेंगे। ठीक है, तो ये जो मिडिल क्लास थी ये कैपिटलिस्ट क्लास थी। तो मैकियावेली इनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हैं। तो मैकियावेली बोलते हैं कि सबसे पहले तो यूनिफाई करो, और यूनिफाई करके, क्योंकि इटली 5 उसमें डिवाइडेड था, सिटी स्टेट्स में, 5 स्टेट्स में डिवाइडेड था इटली। एंड ये चाहते थे कि उसको यूनिफाई किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार यूनिफाई कर दिया तो उस पे प्रिंस रूल करेगा। प्रिंस रूल करेगा, जस्ट लाइक फिलोसोफर किंग, प्रिंस रूल करेगा। और उस पे रूल करते हुए प्रिंस क्या करेगा, एक लॉ देगा, सिंगल लॉ आएंगे वहां पर। पहले क्या हो रहा था, फ्यूडलिज्म के चलते मल्टीपल लॉज थे, तो कंफ्यूजन होती है। जो कैपिटलिस्ट क्लास होती है उसको कंफ्यूजन होती है, क्योंकि किसी स्टेट में कुछ और लॉ है, किसी में कुछ और लॉ है। यहाँ से यहाँ पे भेजेंगे तो यहाँ बोलते हैं कि हम भी टैक्स लेंगे तुमसे, और दूसरा स्टेट भी बोलता है कि हम भी टैक्स लेंगे तुमसे। ठीक है, इनका टैक्स मान लो 5% है, दूसरा स्टेट बोलेगा कि अगर बाहर से कोई सामान आएगा तो हम उस पर 50% टैक्स लेंगे। तो ये इनके लिए फायदेमंद नहीं है। तो मैकियावेली जो भी अपने काम की बात करते हैं, वो इनके फायदे के लिए बात करेंगे, कैपिटलिस्ट क्लास के लिए बात करेंगे। समझ में आया ये चीज? तो मैकियावेली इनके लिए काम करते हैं, कैपिटलिस्ट क्लास के लिए। एंड मैकियावेली जो है, ही इज द चैंपियन ऑफ नेशनलिज्म। मैकियावेली के बारे में देखो, एक चीज याद रखो कि मैकियावेली पेट्रियट है। ठीक है, ये अपने नेशन के लिए ये मानते हैं कि जो अपनी मदरलैंड है, अपने नेशन के लिए ये चाहते थे कि इटली को भी एक बहुत महान देश बने। इटली भी महान देश बने। तो ये चैंपियन है, ही इज द चैंपियन ऑफ नेशनलिज्म। इज द चैंपियन ऑफ नेशनलिज्म। ये सपोर्ट करते हैं कि आपको देश प्रेमी होना चाहिए, मतलब आपको पेट्रियाटिक होना चाहिए। ठीक है, अपने देश के लिए ही सब चीजें सोचनी चाहिए। तो नेशनलिस्ट है, ये अपने देश के लिए सोच रहे थे। इसीलिए ये बोलते हैं
कि क्या करना चाहिए हम लोगों को। हम लोगों को अपना जो नेशन है उसको यूनिफाई करना होगा, ऐसा बोलते हैं ये। प्रीति, इस टाइम पे रेगुलर क्लास हमारी नहीं होगी आज। एक्चुअली फ्राइडे छुट्टी होती है, लेकिन बिकॉज आज आप लोगों की क्लास मैंने इसलिए रखी ताकि आपका टॉपिक कंप्लीट हो सके। अदरवाइज बाकी सब दिनों में फिर थोड़ा बर्डन पड़ता है, दैट्स वाई। लेकिन आप लोगों का टाइमिंग्स, अगर आप 11 बजे का टाइमिंग बोल रहे हो तो ये 11 बजे का टाइमिंग आपका सितंबर के बाद मैं रख लूँगी, ठीक है। अभी शुरू के कुछ 30 लेक्चर्स होंगे जो आपके, उसमें आपका टाइम 1:30 बजे रहेगा, लेकिन बाद में मैं 11 बजे कर दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। तो हो सकता है पेपर 1 सेक्शन ए जो हमारा चल रहा है उसमें आपका टाइम 1:30 बजे रहे, लेकिन बाद में उसके बाद के जितना भी हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे 11 बजे रहेगा। तो ये जो थे ये दो सेक्शंस के अगेंस्ट में थे। सबसे पहले ये फ्यूडल लॉर्ड्स के अगेंस्ट में थे, क्योंकि फ्यूडल लॉर्ड्स जो होते हैं उनके चलते मल्टीपल लॉज होंगे, अलग अलग लॉ होंगे। कैपिटलिस्ट क्लास के लिए ये फायदेमंद नहीं है, इसीलिए इनके अगेंस्ट में थे। दूसरी चीज थी कि ये चर्च के अगेंस्ट में रहेंगे। चर्च, मैंने आपको बता दिया कि करप्शन बहुत थी चर्च में, ठीक है। तो मैकियावेली का पर्सपेक्टिव क्या है? मैकियावेली एक रियलिस्ट है, ये हमें रियलिटी बताते हैं पॉलिटिक्स की। जो रियलिस्ट होते हैं दे आर द चिल्ड्रन ऑफ डार्कनेस, ये हमें बताते हैं कि सोसाइटी में एक्चुअली में हो क्या रहा है, तो आप उसको एक्सेप्ट करो जो सोसाइटी में हो रहा है, ठीक है। सोसाइटी में बहुत ही खराब चीजें हो रही है, जैसे पॉलिटिक्स में आप देखोगे तो पॉलिटिक्स में भी बहुत खराब प्रोफेशन है ये मटीरियलिस्ट कौन होते हैं? मटीरियलिस्ट होते हैं जो ये बोलते हैं मैटर जो है वो रियल होता है, जैसे जो कार्ल मार्क्स है। प्लेटो को देखोगे तो प्लेटो आइडिया में बिलीव करते हैं। प्लेटो क्या बोलते हैं कि इमेजिनेशन में अपनी रहते हैं कि देखो इमेजिनेशन में ये चीज होनी चाहिए, लेकिन मैकियावेली बोलते हैं क्या होनी चाहिए, हमें उस पे नहीं फोकस करना। हमें फोकस करना है कि क्या हो रहा है, उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, कि क्या हो रहा है उस पे फोकस करना है हमको। रियलिटी समझो और उसी के बेसिस पे आप चेंज लाने की कोशिश करो, तो इमेजिनेशन में मत रहो। ऐसे ही मटेरियलिस्ट है, कार्ल मार्क्स जो है वो मटेरियलिस्ट है। ऐसे ही एलिटिस्ट हैं ये मैटर पे बिलीव करते हैं कि इस वर्ल्ड में, मैकियावेली भी मटेरियलिस्ट है, ये बोलते हैं कि जो इस वर्ल्ड में हो रहा है उस पे ध्यान दो, इमेजिनेशन पे जैसे प्लेटो ध्यान दे रहे थे उस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये एलिटिस्ट है। एलिटिस्ट का क्या मतलब होता है? एलिटिस्ट का मतलब होता है ये एलिट को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ये बोलते हैं कि कुछ लोग सुपीरियर होते हैं, कुछ लोग इंफीरियर होते हैं। यानी ये डिफरेंस करेंगे कि प्रिंस है, प्रिंस अलग है और कॉमन मैन से अलग होता है। प्रिंस जो होता है उसके पास रीजन होता है, करेज होता है, कॉमन मैन के पास नहीं होती ये चीजें। तो एलिटिस्ट का क्या मतलब है? जैसे हमने देखा था प्लेटो एंड एरिस्टोटल दोनों नेचुरल इनइक्वालिटीज में बिलीव करते थे, ऐसे ही मैकियावेली भी नेचुरल इनइक्वालिटीज में बिलीव करेंगे कि कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा, उनमें रीजन होता है, करेज होता है, कुछ लोगों में नहीं होता है, तो वो कॉमन पीपल हो गए। ये इनका डिफरेंशिएशन था। तो पर्सपेक्टिव अब समझ में आया आपको? मैकियावेली का पर्सपेक्टिव क्या है? पेसिमिस्ट है, ये नेगेटिव व्यू लेते हैं, रियलिटी बताते हैं पॉलिटिक्स की। और ये अपनी जो बुक है द प्रिंस, उसमें प्रिंस को एडवाइस देंगे। एडवाइस ऐसी ऐसी एडवाइस देंगे कि आपको अपने हाथ में सत्ता कैसे रखनी है, मेक श्योर कि आपके हाथ में ही रूल रहे, पावर आपके हाथ में रहे, जानी नहीं चाहिए आपको पावर में कैसे आना है। और दूसरी चीज कि पावर अपने हाथ में रखने के लिए कि कैसे आपको बिहेव करना चाहिए जब आप पावर में हैं। ये एडवाइसेस मैकियावेली देते हैं। तो मैकियावेली की मेथोडोलॉजी क्या है? जैसे हम सभी पॉलिटिकल थिंकर्स की मेथोडोलॉजी देखते हैं, वैसे ही मैकियावेली की मेथोडोलॉजी समझते हैं। पहली मेथोडोलॉजी मैकियावेली की है कि प्रिंस के पास में ये नॉलेज होनी चाहिए, मतलब ये मेथड लगा करके प्रिंस को सब कुछ चीजें समझनी है, रियलिटी समझनी है। पहली चीज ह्यूमन साइकोलॉजी। ह्यूमन साइकोलॉजी से आप ये समझ सकते हो कि ह्यूमंस कैसे सोचते हैं, कैसे बिहेव करते हैं। जैसे ह्यूमन सोचते हैं, बिहेव करते हैं, उसी हिसाब से आपको भी बिहेव करना है उनके साथ में, ठीक है। दूसरी चीज है हिस्ट्री। हिस्ट्री पे ध्यान रखो। मेथोडोलॉजी में हिस्ट्री रहेगा। हिस्ट्री में क्या रहेगा? हिस्ट्री में होगा कि
आप ये देखो, हिस्ट्री उठा करके देखो कि आज तक क्या होता आया है, ठीक है, हिस्ट्री कैसे काम करती है, उस पे ध्यान दो। उसको एनालाइज करो कि हिस्टोरिकली कैसे बिहेव किया गया है, हिस्टोरिकली देखोगे कि प्रोफेशन कैसे काम करता है ये, तो उसके बेसिस पे आपको रियलिटी पता चलेगी कि एक्चुअली में होता क्या आया है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने डिसीजंस लो, जो भी आपको एक्शंस लेने हैं इन दोनों के बेसिस पे लो, ये चीजें समझ करके। मैकियावेली का पर्पस क्या था, ये चाहते थे कि इटली यूनिफाई हो सके, और इटली यूनिफाई नहीं हो पाया चर्च की वजह से, क्योंकि इटली उस टाइम पे 5 प्रिंसिपैलिटीज, 5 फ्यूडल स्टेट में डिवाइडेड था, और ये जो 5 स्टेट थे आपस में लड़ भिड़ रहे थे। इसीलिए इटली जो था वो एक्सटर्नल अटैक के, बाहर वाले आकर के इनको अटैक कर सकते थे, उस चीज में वल्नरेबल था। तो ये चाहते थे इटली को कंसोलिडेट करना, ताकि इटली जो है एज अ नेशन स्टेट एमर्ज हो पाए। इटली उस टाइम पे बहुत ज्यादा एडवांस था। इटली वॉज द सीट ऑफ रोमन चर्च, और चर्च एक करप्ट इंस्टीट्यूशन थी। ये पर्पस था मैकियावेली का। हाँ, हिस्ट्री के बेसिस पे इंडक्टिव अप्रोच होगी, क्योंकि आप ऑब्जर्व करके दे रहे हो, तो इट इज इंडक्टिव। आप ऑब्जर्व करके दे रहे हो ना कुछ, के ऑब्जर्व करके ये होता आया है, तो दैट इज इंडक्टिव। इमेजिनेशन इज डिडक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट आप देखते हैं कि जो इनकी बुक है द प्रिंस, उसमें क्या लिखा हुआ था। प्रिंस में अपनी क्या बातें करते हैं, अब उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है कि प्रिंस में है क्या। इस बुक में जो इन्होंने लिखी है उसमें है क्या। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस, ये चीज बताई गई है कि कोई अगर पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर है, पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर, कोई अगर पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहता है, जैसे स्टार्टअप्स ज्वाइन करने के वाले जो होते हैं एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, राइट, इन्वेस्ट करते हैं उसमें, ऐसे ही कोई अगर पॉलिटिक्स का पार्ट बनना चाहता है, कोई एंटरप्राइजिंग पर्सन है, एंटरप्राइजिंग मतलब कोई चाहता है कि पावर में आना और अपनी पावर को कंसोलिडेट करना, उसके लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं मैकियावेली ने। मैकियावेली बोलते हैं कि जो बंदा पावर में आना चाहता है उसको कैसे अपने हाथ में पावर रखनी चाहिए। ऐसा क्यों, क्यों वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं एंटरप्राइजिंग पर्सन को। इसीलिए क्योंकि फ्यूडलिज्म के अगेंस्ट में थे ये, क्योंकि फ्यूडलिज्म तो जो था वो बर्थ के बेसिस पे था। फ्यूडलिज्म में बार्टर सिस्टम चलता था, आप उसको मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यानी बर्थ के बेसिस पे जो लैंड है, ये फ्यूडल लॉर्ड से बिलोंग करती है, इस पे जितना भी उगाया जा रहा है जो भी चीज, इस पे सर्फ्स काम करेंगे, स्लेव्स काम करेंगे, और स्लेव्स को काम करने के लिए थोड़ी बहुत अनाज दे दिया जाएगा ताकि वो अपना सर्वाइवल कर सके। बाकी का जो सरप्लस होगा वो सारा फ्यूडल लॉर्ड के पास में जाएगा, फ्यूडल लॉर्ड के पास में। और मनी उस टाइम पे ये लोग बिलीव नहीं करते थे, क्यों, क्योंकि आपको देखो इटली 5 उसमें डिवाइडेड है, 5 फ्यूडल स्टेट में डिवाइडेड है। अगर मनी इन्होंने कर दिया तो ये वाला फ्यूडल लॉर्ड अपना मनी चलाएगा, ये वाला फ्यूडल लॉर्ड अपना मनी चलाएगा, इस तरीके से मल्टीपल करेंसीज होंगी यहाँ पर। तो अगर किसी को इस तरीके से कुछ बेचना है इधर उधर, तो ये फ्यूडल लॉर्ड्स आपस में एक दूसरे के किंगडम में नहीं बेच पाएंगे या बाहर भी नहीं कर पाएंगे। तो बार्टर सिस्टम उस टाइम पे था। तो इसीलिए मैकियावेली चाहते थे सबसे पहला कि एंटरप्राइजिंग पर्सन रहने चाहिए, फ्यूडलिज्म को हटा दो। और इसीलिए ये रिप्रेजेंट करते थे साइकोलॉजी ऑफ इमर्जिंग कैपिटलिस्ट क्लास, कि अगर कैपिटलिस्ट क्लास जो होगी वो आएगी तो कैपिटलिस्ट क्लास की वजह से यूनिफिकेशन हो पाएगा, क्योंकि एक ही करेंसी होगी। तो एज अ कंट्री इटली अगर इमर्ज होता है एज अ नेशन स्टेट, तो बहुत एडवांस रहेगा। जैसे हर स्टेट चाहता है कि वो एक एडवांस स्टेट रहे, एक पावरफुल स्टेट बने। इंडिया है, इंडिया भी डेवलप्ड कंट्री बनना चाहता है, चाइना भी डेवलप्ड कंट्री बनना चाहता है, पाकिस्तान से पूछोगे तो पाकिस्तान भी डेवलप्ड कंट्री बनना चाहता है। कौन सी कंट्री ऐसी होगी जो डेवलप्ड कंट्री नहीं बनना चाहती होगी, राइट। तो उसी पर्सपेक्टिव से जो मैकियावेली है, मैकियावेली इसीलिए कैपिटलिस्ट क्लास को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि कैपिटलिस्ट क्लास को सपोर्ट करने से ही जो इटली है वो एक ग्रेट नेशन बन पाएगा। क्योंकि इटली उस टाइम पे एडवांस था, तो ये चाहते थे कंसोलिडेट करना इटली को, ताकि इटली ऐसा स्टेट बन पाए। ठीक है, तो ये कंटेंट हमको देखने को मिलते हैं कि मैकियावेली कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं इन लोगों को, एंटरप्राइजिंग लोगों को, कैपिटलिस्ट क्लास को, कि आप ऐसे पावर में आ सकते हैं, आप प्रिंस बन सकते हैं। ठीक है, फ्यूडलिज्म, चलो ठीक है, थोड़ा फ्यूडलिज्म के बारे में बताती हूँ आपको, फ्यूडलिज्म में होता क्या है।
फ्यूडलिज्म देखो प्रतीक, जमींदारी सिस्टम जैसा होता है थोड़ा, जैसे इंडिया में जमींदारी सिस्टम है ऐसे ही फ्यूडलिज्म होता था। तो उस टाइम पे मेडिवियल यूरोप में क्या था, फ्यूडलिज्म प्रेवलेंट था। मतलब कि कुछ जो लॉर्ड्स थे, जैसे जमींदारी सिस्टम में क्या होता है, एक जमींदार होता है, उसके पास में जमीनें होती हैं, तो उसके बेटे के पास में होंगी वो जमीनें, इस तरीके से। यानी दूसरा बंदा खरीद नहीं सकता है फिर वो आपकी जमीनें, वो आप ही की रहेंगी। बाकी लोग जो होंगे आपकी जमीन पे आकर के काम करेंगे, और उसमें से जो भी प्रोड्यूस होगा आप थोड़ा बहुत उनको दे देंगे, बाकी का जो मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा आप अपने पास रखोगे। ठीक है। तो फ्यूडलिज्म में उस टाइम पे यूरोप में जो लैंड्स थी वो इस तरीके से अलग अलग फ्यूडल लॉर्ड्स में डिवाइडेड थी। अगर यूरोप का आप सिस्टम देखोगे तो ऊपर राजा था, लेकिन राजा के हाथ में पावर ज्यादा नहीं थी, वो नॉमिनल था। एक राजा बिठाया हुआ था लेकिन सारी पावर फ्यूडल लॉर्ड्स के पास में थी। नीचे बहुत सारे फ्यूडल लॉर्ड्स थे। इन फ्यूडल लॉर्ड्स के, ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे ये कौन होते थे, ये लोगों के पास में राजा ने इन्हीं को सभी लैंड्स दे रखी थी। तो इनके पास में लैंड थी, किस किस लिए लैंड दी थी, क्योंकि ये फ्यूडल लॉर्ड्स राजा को सपोर्ट करते थे। ठीक है। ये राजा को जब भी टाइम आता था तो आर्मी प्रोवाइड करते थे लड़ने के लिए, जब भी कोई ऐसे वॉर हो रही है तो आर्मी, तो उसके लिए राजा ने फिर इनको लैंड दी कि अपनी लैंड पे, इस लैंड पे ये जो भी कमाई करेंगे ये खुद ही रख सकते हैं उसकी। ठीक है। एंड थोड़ा बहुत जाएगा जो इनके पास में जाएगा, राजा के पास में, मतलब राज्य कोष में जो भी जाएगा। लेकिन अल्टीमेट जो पावर थी डिसीजन लेने की सारी, वो किनके पास थी, फ्यूडल लॉर्ड्स के पास में थी, क्योंकि आर्मी प्रोवाइड कर रहे थे, इनके पास लैंड भी आ गई। तो यूरोप में उस टाइम पे सर्फ्स थे, सर्फ्स मतलब स्लेव्स, मतलब जो लोग होते थे वो इनकी लैंड पे काम करते थे, इसी लैंड थे, और इसी लैंड पे काम भी करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, और थोड़ा सा हिस्सा अपना जो डेली के लिए इनका चलाने के लिए इनको चाहिए होता है वो अपना खाने पीने का रखेंगे, लेकिन बाकी का सारा जो पैसा है इनके पास जाएगा, फ्यूडल लॉर्ड्स के पास में जाएगा। और जो असली जो लॉ बनाएगा वो कौन बनाएंगे, फ्यूडल लॉज बनाएंगे। ये अपनी, मान लीजिए ये बहुत बड़ा, ये इटली है पूरा, इटली को हम चार भागों में डिवाइड करते हैं। मान लो चार फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, वैसे तो पांच थे, ठीक है, पांच में डिवाइड कर लेते हैं। मान लो ये पांच फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, ये फ्यूडल लॉर्ड नंबर 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे जितनी लैंड्स हैं बहुत सारी लोग होंगी, ठीक है, एंड ये जो लैंड्स होंगी ये एक फ्यूडल लॉर्ड के अंडर में है। इस लैंड के ऊपर, इस पूरी टेरिटरी के ऊपर इनफैक्ट यहाँ पर इनका अपना लॉ रहेगा, ये अपनी लॉ चलाएंगे, ये वाला अपना लॉ चलाएगा, ये अपना चलाएंगे, ठीक है, सभी अपना चला रहे हैं और आपस में फाइट भी कर रहे हैं एक दूसरे से, ताकि ज्यादा से ज्यादा ये कर पाए एक्सपैंड, ताकि ये बन जाए पावरफुल। ठीक है। तो ये फ्यूडल लॉर्ड्स आपस में जब लड़ भिड़ रहे थे, इस चक्कर में जो नॉर्मल लोग होंगे उनका तो बहुत नुकसान होगा, राइट, क्योंकि इंस्टेबिलिटी है फिर इसमें। एक तो जब इंस्टेबिलिटी होती है तो एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिलती, आप जो प्रोड्यूस कर रहे हो आपको लड़ाई करनी पड़ेगी, तो प्रोडक्शन पे ज़्यादा ध्यान नहीं होता है, तो यानी खाने पीने के लिए आपको जो भी अपना डेली का आपको नीड्स चाहिए वो शायद फुलफिल होनी मुश्किल हो जाए। ठीक है। तो उस टाइम का ऐसा सिस्टम था इटली में, फ्यूडलिज्म इस तरीके से होता है। बाकी फ्यूडलिज्म का अगर आपको इसको और डिटेल में समझना है तो वर्ल्ड हिस्ट्री में इसको समझना पड़ेगा आपको। वर्ल्ड हिस्ट्री का मैं आपको एक कोर्स लिंक दूंगी अभी थोड़े दिनों में, ऐसा है आज ही दे दूंगी। आई हैव क्रिएटेड अ कोर्स ऑन वर्ल्ड हिस्ट्री। उसमें शुरुआत का जो यूरोप था उसमें किस तरीके से डिवाइडेड था, और फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, मैंने इन चीज़ों की बात की हुई है उसमें। आपको एक बार समझ लोगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि उस टाइम पे क्या हो रहा था। ठीक है। तो फ्यूडलिज्म ऐसे जमींदार सिस्टम की तरह होता है, और जमींदार अपनी चलाएगा, अपने लॉज चलाएगा। तो जब मल्टीपल लॉज होते हैं तो ऐसे में स्टेट आपका कहाँ से गवर्न करेगा, आपका स्टेट कैसे ग्रोथ होगी। खुद सोचो, अगर इंडिया में एट प्रेजेंट डिफरेंट डिफरेंट लॉज हो जाएं तो ऐसे में तो स्टेट ग्रो करना बंद कर देगा। कैसे, देखो, एक लॉ, स्टेट का अपना लॉ है, यूनिफॉर्मिटी अगर ना हो, अगर कंट्री में यूनिफॉर्म ना लॉ ना हो, यूनिफॉर्मिटी ना हो, तो सब जानते हैं कि एज अ रिजल्ट ऑफ दिस लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी मल्टीपल लॉज होंगे,
तो आपस में मान लो एक जगह से दूसरी जगह पे आप कुछ भेज रहे हो, तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा, तो ये जाएंगे मे बी किंग के पास में या लॉर्ड के पास में। आज के टाइम पे आप जाओगे गवर्नमेंट के पास में, कोर्ट में जाओगे आप, तो कोर्ट में बोलोगे कि मैंने तो यहाँ पर भर दिया था, यहाँ पर भी ये लोगों का अनफेयर प्रैक्टिसेस ये लोग फॉलो कर रहे हैं, तो ये कोर्ट पे केस चलता रहेगा, पेंडेंसी रहेगी। ऐसे ही बाकी सब जगहों पे भी चलता रहेगा। तो यानी आप फिर ग्रो नहीं कर पाओगे, आपकी जो कंट्री है वो डेवलप नहीं हो पाएगी, ग्रोथ नहीं होगी। और यही मैकियावेली चाहते थे कि नेशन तभी ग्रो करेगा जब उसकी इकोनॉमी ग्रो करे, और इकोनॉमी ग्रो करने के लिए हमको ऐसे काम करना होगा जैसे कैपिटलिस्ट क्लास काम करती है। कैपिटलिस्ट क्लास को यूनिफॉर्म लॉ चाहिए होता है, फ्यूडलिज्म में मल्टीपल लॉज थे, एक ने कुछ और बना दिया, दूसरे ने कुछ और बना दिया। समझ में आया प्रतीक? ओके, सो इसमें मल्टीपल लॉज की वजह से हम देखेंगे कि कैपिटलिस्ट क्लास को इसीलिए प्रमोट करेंगे। अब क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए मैकियावेली ने, ये समझते हैं। सबसे पहले मैकियावेली तो पहले बताते हैं कि आप देखो पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाले हो, अभी हम सभी बन जाते हैं मैकियावेली के स्टूडेंट, ठीक है? तो हम लोग अभी एक्सपायर कर रहे हैं कि हमको पॉलिटिक्स का पार्ट बनना है, हमको प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या चीफ मिनिस्टर बनना है इस टाइम पे। तो हम पढ़ेंगे मैकियावेली। तो मैकियावेली सबसे पहले हमको क्या बताते हैं कि ये जो पॉलिटिक्स का जो प्रोफेशन है किस टाइप का प्रोफेशन है। अब मैकियावेली एक रियलिस्ट है, ये हमको रियलिटी बताएंगे। ये बताएंगे कि अगर सबसे पहले कि वन हु सैक्रिफाइस व्हाट इज फॉर व्हाट ऑट टू बी will not only ruin himself but also will bring destruction to his own people। यानी अगर आप रियलिटी पे ध्यान ना दे करके इस चीज पे ध्यान देते हो कि क्या होना चाहिए, क्या मुझे करना चाहिए, पॉलिटिक्स का पार्ट बन के मुझे क्या करना चाहिए, तो आप खुद को तो बर्बाद करोगे ही, साथ ही साथ जो आपके लोग हैं, आपका जो देश है, उसको भी आप बर्बाद कर दोगे। तो इसीलिए सबसे पहले रियलिटी समझो, आपको क्या होता आया है पॉलिटिक्स में उसके हिसाब से काम करना है, ना कि ना इसके हिसाब से कि मैं पावर में आया तो मैं ऐसा करूंगा, मैं लोगों का भलाई करूंगा। नहीं, आपको समझनी होगी रियलिटी पॉलिटिक्स की, तो सैक्रिफाइस मत करो अपनी रियलिटी। जो रियलिटी को समझना होता है, पॉलिटिक्स की जो रियलिटी है उस पर ध्यान दो, ये बोला है इन्होंने। तो ये बोलते हैं कि अगर आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते हो और आप ये सोच रहे हो कि आप गुडनेस करना चाहते हो, मतलब अच्छा ही करना चाहते हो कुछ, वन हु ट्राइज टू फाइंड गुडनेस, आप अच्छा काम करना चाहते हो इस प्रोफेशन में, पॉलिटिक्स में, तो आप बहुत ही ज्यादा निराश होगे। क्यों? क्योंकि आगे जा करके पॉलिटिक्स में आपको, आप तो अच्छे हो लेकिन आपको ऐसे लोग मिलेंगे पॉलिटिक्स में जो अच्छे नहीं हैं। आपको उन लोगों के साथ में काम करना है और वो अच्छे नहीं हैं, तो वो आपको हो सकता है कि मार डालें। तो आप जिनका भी भला करने की सोच रहे हो उनका भला भी नहीं होगा, हो सकता है कि वो आपके खुद के लोगों को, आपके जैसे आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली को भी किडनैप कर लिया, आपकी फैमिली का मर्डर कर दिया आपको डराने धमकाने के लिए। तो गुडनेस तो नहीं है। तो पॉलिटिक्स की रियलिटी, पॉलिटिक्स उस बंदे को ज्वाइन करनी चाहिए जिसको पता है कि भाई ये जो प्रोफेशन है, इट इज अ वेरी बैड प्रोफेशन। हाउ वी लिव इज फार रिमूव फ्रॉम हाउ वी ऑट टू लिव। यानी जैसे हम जीते हैं रियलिटी में वो बहुत अलग है जैसे हमें जीना चाहिए। तो अगर आप जैसे हमें जीना चाहिए पे फोकस करोगे और ये कोशिश करोगे कि लोगों के लिए मैं ये करूंगा क्योंकि ये बेस्ट थिंग है लोगों के लिए, हमें ऐसा ही करना चाहिए, तो फिर आपका भी नुकसान है, आपकी फैमिली का भी नुकसान है, एंड आपके सिटीजन्स का भी नुकसान है। जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान की बात करते हैं, अभी मोदी है हमारे प्राइम मिनिस्टर, वहां पर इमरान खान है। तो अगर मोदी को पता चलता है कि पाकिस्तान हम पे कल अटैक करने वाला है और मोदी जो है वो इस चीज में बैठे हुए हैं कि हमको तो नहीं अटैक करना ना, हम दूसरों को क्यों मारे, हमको पता है कि पाकिस्तान कल हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक करेगा, और मोदी बोले कि देखो, हाँ वो न्यूक्लियर अटैक करने वाला है लेकिन हम तो नहीं कर सकते क्योंकि हमको नहीं करना चाहिए, एक किसी इंसान को दूसरे इंसान की जान नहीं लेनी चाहिए। ये सही बात भी है, ये होता है कि ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये एक एथिकल चीज हो गई।
तो मतलब यानी मोदी हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे और पाकिस्तान अगले दिन क्या करेगा, हम पे न्यूक्लियर अटैक करेगा और सारे जो इंडिया के लोग हैं, या हो सकता है कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन मर जाए। तो इसमें क्या हुआ, मोदी का तो नुकसान हुआ ही। क्यों नुकसान हुआ? क्योंकि दिल्ली में वो भी बैठे हैं, हो सकता है नॉर्थ इंडिया में हो तो इनका अपना भी होगा, एंड जो नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं उनका भी होगा, वो भी, उनकी भी जान को भी खतरा पहुंचेगा, इंक्लूडिंग मोदी के अपने घर वाले। समझ में आया? तो यानी पॉलिटिक्स एथिक्स नहीं है, पॉलिटिक्स अलग है, एथिक्स अलग है। पॉलिटिक्स इज नॉट एथिक्स। पॉलिटिक्स बहुत ही अनइंस्पायरिंग फील्ड है। अगर आपको लगता है कि पॉलिटिक्स आपको इंस्पायर करती है, आप उसमें बेहतर चीज करना चाहते हो, पॉलिटिक्स इंस्पायरिंग नहीं है बिल्कुल भी। पॉलिटिक्स इज अनइंस्पायरिंग। देखो, अभी हमने प्लेटो पढ़ा और हमने एरिस्टोटल पढ़ा। प्लेटो क्या करते हैं अपने पॉलिटिकल फिलॉसफी में, एथिक्स भी उसी में लेके आते हैं कि एक अच्छे राजा को क्या करना चाहिए। प्लेटो ये बोलते हैं। तो प्लेटो हो गए आइडियलिस्ट, इमेजिनेशन में जी रहे हैं। प्लेटो ये नहीं जानते कि रियलिटी में अगर अच्छा राजा ये करेगा तो बाकी सब लोग तो बहुत बुरे हैं, बाकी सब लोग ऐसे अच्छे राजा को ही मार डालेंगे, उसकी फैमिली को ही मार डालेंगे। इसीलिए पॉलिटिक्स में एथिक्स का कोई काम नहीं है। अगर आप एथिक्स के डायलेमा में फंस गए तो आपकी भी जान को नुकसान है, जिन लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं, जिनके वेलफेयर के लिए, चाहे वो मार्जिनलाइज सेक्शन हो, उनको उनको भी नुकसान है फिर। तो इसीलिए प्रिंस जब पॉलिटिक्स ज्वाइन करेगा, अगर वो गुडनेस सोच रहा है कि पॉलिटिक्स में ढूंढने की कि भाई मैं अच्छा काम करूंगा, तो प्रिंस डिसअपॉइंट हो जाएगा आगे जा करके, बिकॉज ही विल मीट सच पीपल जो कि अच्छे नहीं है। इसीलिए पहली एडवाइस जो मैकियावेली की आती है प्रिंस के लिए, कि अगर मतलब हमारे लिए एडवाइस है कि अगर आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सीखना होगा हाउ टू बी बैड रादर देन हाउ टू बी गुड, कि बुरा कैसे बना जाए, हाउ टू बी बैड। क्योंकि पॉलिटिक्स के प्रोफेशन में सभी लोग बहुत बुरे हैं। तो इसमें मैकियावेली पॉलिटिक्स की रियलिटी बता रहे हैं। तो ये ही रिप्रेजेंट्स पॉलिटिकल रियलिज्म, वो हमें रियलिटी बता रहे हैं पॉलिटिक्स की, कि एक्चुअली में क्या रियलिटी है। इतना समझ में आया? कोई डाउट इस चीज में? ओके, अब हम इसको देखते हैं, इसको इवैल्यूएशन करने की कोशिश करते हैं कि जो मैकियावेली कह रहे हैं क्या सही बोल रहे हैं। पहली चीज, मैकियावेली देखो, हम मानते हैं, आप भी खुद एक्सेप्ट करोगे कि मैकियावेली एक्चुअली में असलियत बता रही है, हम लोगों को बता रही है ना, राइट? लेकिन मैकियावेली को उसके बावजूद क्रिटिसाइज किया गया है, इनको बहुत क्रिटिसाइज किया गया है। इनको क्रिटिसाइज किया गया है, आयरनी ये है कि इनको क्रिटिसाइज किया गया है सच बोलने के लिए। ये सच बोल रहे हैं, उसके बावजूद इनको क्रिटिसाइज किया गया है कि इनके काम सही नहीं है। इनफैक्ट डनिंग है जो इनके डिफेंस में क्या बोलते हैं, मैकियावेली के बारे में बोलते हैं कि इट इज अ पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या है? आयरनी, मतलब इट इज अ पैराडॉक्स। ये एक बहुत बड़ा डायलेमा है, मतलब एक बहुत बड़ा ऐसी चीज है जिसमें एवरीवन इज मैकियावेलियन इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के जितने भी लोग पॉलिटिक्स प्रैक्टिस करते हैं, जो पॉलिटिक्स का पार्ट है, वो सभी मैकियावेलियन है। वो सभी वही चीजें फॉलो कर रहे हैं जो मैकियावेली ने बताई है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो मैकियावेलियन है, कि वो मैकियावेली के इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा है। दिस इज अ पैराडॉक्स, दिस इज एन आयरनी। ये सबसे बहुत बड़ी चीज है, डनिंग का कहना है ये, कि इट इज अ पैराडॉक्स, कि सभी लोग वही प्रैक्टिस करते हैं जो मैकियावेली बोलते हैं, उसके बावजूद बोलेंगे कि मैकियावेली को, उसके बावजूद ये एक्सेप्ट नहीं करते कि वो मैकियावेलियन है, उसके बावजूद वो मैकियावेली को क्रिटिसाइज करते हैं। इसमें क्रिटिसाइज करने वाले हैं सेबाइन। सेबाइन बोलते हैं मैकियावेली के बारे में, अब डनिंग तो इसके डिफेंस में हो गए, ठीक है। सेबाइन इनको क्रिटिसाइज करते हैं। सेबाइन बोलते हैं कि मैकियावेली इज नैरोली डेटेड एंड नैरोली लोकेटेड। क्या मतलब है इसका? नैरोली डेटेड एंड नैरोली लोकेटेड का मतलब, मैकियावेली की जो ये नेगेटिव सोच है रिगार्डिंग पॉलिटिक्स और एवरीथिंग, कि नेगेटिव पॉलिटिक्स में ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये जो नेगेटिव सोच है, ये जो पेसिमिस्टिक सोच है पॉलिटिक्स को लेकर के मैकियावेली की, ये इस वजह से है क्योंकि मैकियावेली जो है एक पर्टिकुलर टाइम पे
इटली में उसी टाइम पे पैदा हुए जब इटली में वो सब हो रहा था, और एक पर्टिकुलर लोकेशन यानी इटली में, लोकेशन मतलब इटली, और डेटेड मतलब उनका जो टाइम लाइन 1469 टू 1527 टाइमलाइन में पैदा हुए, जब इटली में ये सब हो रहा था, जब चर्च इतना करप्ट था, जब पॉलिटिक्स में ये सब चीजें हो रही थी। अगर सेबाइन का कहना है, अगर मैकियावेली किसी और टाइम में पैदा हुए होते और किसी और जगह पे पैदा हुए होते, मान लीजिए यूएसए में पैदा हुए होते किसी और टाइम में, तो मैकियावेली की ये सोच बिल्कुल नहीं होती जो उन्होंने अभी बोला कि पॉलिटिक्स में ऐसा होता है, कि पॉलिटिक्स बहुत ही बेकार प्रोफेशन है, पॉलिटिक्स में एथिक्स का कोई रोल नहीं है। तो यही क्रिटिसिज्म आपको हर जगह लिखना है। तो मैकियावेली का अगर आपको टॉपिक क्वेश्चन आता है तो आपको यही चीज लिखनी है कि मैकियावेली इज नैरोली डेटेड एंड नैरोली लोकेटेड। अब हिंदी मीडियम के लिए भी एक पर्टिकुलर नोट है इसमें, वो हम देख लेंगे आपकी बुक में। आई बी गेटिंग टाइम टुमारो होपफुली, तो उसमें मैं आपका अंडरलाइन करूंगी, ठीक है। और मैं शुरू के आई एम ट्राइंग कि शुरू के जो आपके 2-3 चैप्टर्स होंगे उसके नोट्स मैं बना करके दूं आपको, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि बनाने कैसे हैं नोट्स, ठीक है। और उस लाइंस पे बनाइएगा, नीटनेस से बनाइए। वैसे मैं कोशिश, देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं है बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इश्यूज ऑल्सो, अदरवाइज मेरा बस चले तो आई कैन मेक द होल नोट्स, मैं मतलब खुद लिख लिख करके बना दूं, बिकॉज आई नो नोट्स मेकिंग भी इट इज एन आर्ट एक्चुअली। तो सब चीज़ें उसमें होनी चाहिए, तो मेक श्योर कि आप बेहतर नोट्स बनाएं, क्योंकि एक बेस्ट नोट्स होंगे फिर उसी में से पढ़ना है आपको, उसके बाहर नहीं जाना है फिर। तो मैकियावेली इसीलिए पेसिमिस्टिक व्यू देते हैं पॉलिटिक्स का। तो सेबाइन बोलते हैं कि ये सिर्फ उसी टाइम पे उस पीरियड में बिलोंग कर रहे थे, इसीलिए इनकी इतनी नेगेटिव सोच है। अगर कहीं और पे बिलोंग करते तो मैकियावेली ये कभी ना बोलते। ऐसे क्रिटिसाइज करते हैं सेबाइन इनको। लेकिन मैकियावेली के डिफेंस में बहुत लोग बोलते हैं, ये बोलते हैं कि देखो जो इनके आइडियाज हैं, इट डज नॉट लैक यूनिवर्सलिज्म और ट्रांसेंडentalism। मतलब इनके जो आइडियाज है, मैकियावेली ने जो आइडियाज दिए हैं, किसी भी टाइम एंड स्पेस पे अप्लाई कर लो, चाहे वो प्लेटो के टाइम का हो, चाहे आज के टाइम पे। आज तो मैकियावेली नहीं है, लेकिन आज के टाइम पे भी नेचर ऑफ पॉलिटिक्स देखोगे तो ये बिल्कुल सही आइडियाज मैकियावेली ने दिए हैं। तो मैकियावेली ऐसा नहीं है कि अगर कहीं और होते या किसी और पीरियड में पैदा हुए होते तो अलग चीज बोलते। इनके आइडियाज एकदम एप्ट है, आइडियाज ये हमको रियलिटी बता रहे हैं, तो काफी हद तक सच बोल रहे हैं मैकियावेली, रियलिटी बता रहे हैं हमको। किसी भी टाइम एंड स्पेस में लगा लो, यूनिवर्सलिज्म मतलब स्पेस, ट्रांसेंडेंटलिज्म मतलब टाइम। आप वर्ल्ड वॉर 2 की बात देख लो, वर्ल्ड वॉर 2 में भी सेम चीज थी कि पॉलिटिक्स में यही होता आया है। आज भी देख लो, इंडिया में देख लो, यूएसए में देख लो, चाइना में देख लो, कहीं देख लो, पॉलिटिक्स में हमेशा यही होता आया है। पॉलिटिक्स में जो लोग होते हैं दे आर नॉट गुड। तो एथिक्स से अगर आप काम करोगे तो इससे आपका नुकसान है, इससे आपके लोगों का नुकसान है। समझ में आया है ये चीज? क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ मैकियावेली याद रहेगा, डनिंग एंड क्रिटिक्स में सेबाइन, दो नाम याद रखने हैं आपको। ये नाम आप जरूर लिखेंगे अपने आंसर में, ठीक है। ओके, सरस्वती आयस हिंदी मीडियम है, हैंड रिटन नोट्स आपके पास में है वो? कहाँ पर है फिर? आई डोंट नो वेयर इज दिस सरस्वती आईएएस। मार्केट में मिलते हैं? अगर मार्केट में मिल रहे हैं तो ठीक है, कहाँ से ऑर्डर हो सकते हैं? बिकॉज अगर ऐसा है तो हम उनको एटलीस्ट देख सकते हैं, स्कैन करके पीडीएफ बना करके हम, पर टॉपिक, फिर हम देख लेंगे कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसमें, कितना फालतू का दिया हुआ है या कितना सही है, कितना एप्ट है। ऑनलाइन अवेलेबल है तो फ्लेवीडो वगैरह पे अवेलेबल होंगे तो देख लेना अगर ऐसा है तो। लेकिन हम स्टैंडर्ड बुक से ज़रूर काम करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली देखो जो चीज़ें आपकी हिंदी मीडियम के लिए है ना, कुछ अलग तो बिल्कुल भी नहीं है, सब चीज़ें सेम है इसमें। बस जो चीज़ इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ वो चीज़ हिंदी में लिखनी है, बस इतना सा डिफरेंस है। बाकी सब चीज़ें लिखनी सेम है, आपको कुछ अलग से नहीं है इसमें, ठीक है। आपको समझ आना चाहिए,
बाकी नोट्स का हम देखते हैं कि उसको लिखना कैसे है, वो हम ढूंढ लेंगे। तो वो तो हम खुद भी बना सकते हैं बुक्स के थ्रू, उसमें इतना इशू नहीं है। लेकिन अगर ऐसी चीज़ मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है तो आई वुड लाइक टू सी हिंदी मीडियम का अगर है तो, ठीक है। नहीं तो फिर वही बात है कि हम खुद भी तो काम करेंगे अपने हिंदी मीडियम पे, तो हो सकता है आगे आने वाले बच्चे जो हिंदी मीडियम के होंगे वो लोग कंपेयर करें तो हमारा ज़्यादा बेहतर लगे उनको, क्योंकि हम अच्छे से काम करेंगे अपने नोट्स पे। तो मैकियावेली ने सबसे पहली चीज़ तो ये बताई पॉलिटिक्स के बारे में, ठीक है। अब दूसरी चीज़ बताते हैं मैकियावेली ह्यूमन नेचर पे। अब आपको मैंने क्या बोला था, इनकी मेथोडोलॉजी क्या है, ह्यूमन साइकोलॉजी पे बिहेव करते, ये मेथोडोलॉजी अप्लाई करते हैं कि ह्यूमन कैसे बिहेव करते हैं उसको नोटिस करो। तो मैकियावेली बताते हैं, एडवाइस देते हैं कि सबसे पहले ह्यूमन नेचर पे फोकस करो कि ह्यूमन नेचर कैसा है। और ह्यूमन नेचर कैसे पता चलता है आपको, हिस्ट्री से पता चलता है। हिस्ट्री से आपको पता चलेगा कि आज तक क्या होता आया है, मैन कैसे बिहेव करता है, उसके बेसिस पे आप देख सकते हो कि ह्यूमन नेचर जो है वो कांस्टेंट है, मतलब चेंज नहीं होता है, ह्यूमन नेचर सेम रहता है। और ह्यूमन नेचर क्या है, ह्यूमन हिस्ट्री देखोगे उठा करके, हिस्ट्री से एनालाइज करोगे वहां से, तो पता चलेगा कि जो मैन है बाय नेचर मैन इज सेल्फिश। मैन बहुत ही सेल्फिश है, मैन अनग्रेटफुल है, मैन फिकल माइंडेड है, मैन कॉवर्ड है एंड मैन अवेरेशियस है। यानी जिसमें लोग, आप पॉलिटिक्स में अगर किसी पे भरोसा कर रहे हो वो आपको धोखा दे सकता है, आपको बिट्रे कर सकता है कभी भी। तो आपको समझना पड़ेगा नेचर उनका, नेचर समझ करके आपको अकॉर्डिंगली एक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैन इज सेल्फिश, मैन सिर्फ अपने बारे में सोचता है, आदमी अपने बारे में सोचता है, अपने इंटरेस्ट के बारे में। तो यानी जब तक आप उसके फेवर में कुछ काम कर रहे हो वो आपका साथ देगा। लेकिन अगर आपने कोई ऐसी पॉलिसी स्टार्ट की जो कि उसके फेवर में नहीं है, उसके फेवर में काम नहीं कर रही है, तब मैन अपोज करेगा, तब मैन आपको धोखा दे सकता है। जैसे आज के टाइम पे भी देखोगे आप, रिजर्वेशन की इतनी ज्यादा डिमांड आती है, तो इनफैक्ट एक ये डिमांड भी आती है कि रिजर्वेशन को हटा देना चाहिए, राइट। तो अगर मान लो रिजर्वेशन को हटा देने की बात की गई, अभी तक तो जो लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं उसके अंडर में काम कर रहे हैं वो तो सब सही है, तो पीस है। लेकिन अगर रिजर्वेशन हटा दिया गया जो कि उनके बेनिफिट में नहीं होगा, तो लोग क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, तब इंस्टेबिलिटी आएगी, तब दंगे होंगे, राइट। तो मैन सेल्फिश है, आप ये समझो, हिस्ट्री में हमेशा आज तक यही होता है, मैन बहुत सेल्फिश है, उसके अगर इंटरेस्ट में काम नहीं करोगे तो मैन आपको धोखा दे देगा। तो ये ध्यान में रखो कि मैन कभी भी उस पर पूरा भरोसा मत करो। दूसरी चीज, मैन अनग्रेटफुल है। का मतलब होता है कि मैन, आज आपने देखो किसी को हेल्प करी, ठीक है, आज आपने उसको फेवर किया, ठीक है, उसका इंटरेस्ट में काम कर रहा था तो वो आपके फेवर ले रहा है। लेकिन मान लो आपने कोई ऐसी चीज फॉलो करी, कोई ऐसी पॉलिसी अपनाई जो उसके फेवर में काम नहीं कर रही है, तो जब आपने उसके फेवर में काम किया था वो भूल जाएगा, वो भूल जाएगा कि आपने क्या क्या किया है उसके लिए। वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट से किससे मतलब रखता है, तो दैट पर्सन विल फॉरगेट दिस। तो ये भी समझो कि किसी को अगर फेवर कर रहे हो तो सोच समझ के फेवर करो, और उनमें से भी किसको फेवर करना है इस पे ध्यान रखो। तो रियलिटी बता रही है हमें मैकियावेली। मैकियावेली बोलते हैं कि मैन जो है वो फिकल माइंडेड है, मैन इज फिकल माइंडेड। फिकल माइंडेड का क्या मतलब होता है, फिकल माइंडेड का मतलब होता है कि मैन अपनी साइड्स जो है, मैन का दिमाग है ना, चेंज होता रहता है, अपनी साइड चेंज करता रहता है। अगर एक इंसान इस मैन के फेवर में, इससे इसको ज्यादा फायदा हो रहा है तो उसके साथ हो जाएगा, अगर आप उसको ज्यादा फायदा दोगे तो वो आपके साथ हो जाएगा। मैन इज फिकल माइंडेड। तो ये क्यों बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरी तरह किसी पे भरोसा मत करो और इसी नेचर को यूज करो। अगर मान लीजिए आप प्रिंस हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, आपने, आपको अपनी पावर चाहिए, ठीक है। अब दूसरा इंसान है ए एंड बी, दोनों मिलकर के, स्पेशली ए, आपके खिलाफ लड़ रहे हैं, ठीक है, आप पॉलिटिशियन हैं। तो जैसे हीरो है, ए इज हीरो और ये है विलेन,
टिपिकल बॉलीवुड मूवीज में देखते हैं अगर, तो ये है विलन। तो अगर ए विलन के खिलाफ, हीरो विलन के खिलाफ अगर कुछ भी करता है, और बी उसका फ्रेंड है, उसके साथ में उसका दोस्त रहा है कॉलेज का, वो उसके साथ में ही है, तो ये बंदा फिकल, हर इंसान फिकल माइंडेड होता है। तो आप क्या करो कि आपको पता है कि इंसान फिकल माइंडेड होते हैं, तो ये बी को किसी भी तरीके से, चाहे उसको पैसा दो या उसको किसी भी तरीके से अपने फेवर में लाने की कोशिश करो, ताकि ए अकेला पड़ जाए और आप ए के ऊपर हावी पड़ो, फिर आपके हाथ में ही पावर रहे और ए आपसे पावर ना छीन पाए। समझ में आया ये चीज? तो मैन है फिकल माइंडेड। अनग्रेटफुल है मतलब भूल जाएगा जो भी आप फेवर कर रहे हो। सेल्फिश है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। इसीलिए इसको यूटिलाइज करने की कोशिश करो। तो यानी अगर मैन भूल जाता है फेवर, तो बेहतर है कि उसको कम से कम फेवर करो। प्लीज करने की कोशिश मत करो उनको। आप ये सोच रहे हो कि आज उनको उनके लिए फेवर करते रहो ताकि कल को वो आपका साथ दे, हो सकता है वो आपका साथ ना दे। तो इसीलिए ज्यादा प्लीज करने की कोशिश मत करो। और फिर भी अगर प्लीज करना है आपको इनको, तो प्लीज कैसे, किसको करो? कॉमन पीपल या बुर्जुआजी क्लास में मैकियावेली बोलते हैं कि कॉमन पीपल को करो। अगर कॉमन पीपल है, कोई भी आम आदमी है, ठीक है, और एक है बिजनेस क्लास का बंदा, इन दोनों में से किसी के अगर फेवर में काम करना है, अगर आपके पास में डायलेमा हो, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, किसके फेवर में काम करो? इनके फेवर में काम करो, इनके फेवर में मत करो। क्यों? क्योंकि ये लोग हैं एस्पायरिंग। इनके लोगों में करोगे, इन इन लोगों के फेवर में करोगे, तो ये कल को पॉलिटिक्स क्लास ये भी चाहते हैं कि पावर में आए ये लोग। इनके फेवर में करोगे तो इनका बढ़ जाएगा, तो इनके हाथ में ज्यादा पावर आएगी। पावर आएगी तो ये आपको रिप्लेस कर सकते हैं, ये आपको धोखा दे सकते हैं। कॉमन पीपल को हेल्प करने का फायदा ये रहता है कि कॉमन पीपल पावर में नहीं आना चाहता। कॉमन पीपल की एस्पिरेशंस नहीं होती पावर में आने की, वो आपको चैलेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन बुर्जुआजी क्लास आपको चैलेंज कर पाएगी। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि ये सपोर्ट करते हैं बुर्जुआजी क्लास को कि कॉमन लॉज होने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद ये बोलते हैं कि बुर्जुआजी क्लास से भी संभल के रहो, ये कल को आपको धोखा दे सकते हैं। ऐसे ही मैकियावेली बोलते हैं कि मैन इज कॉवर्ड। मैन बहुत ही ज्यादा डरता भी है, डरपोक भी है। क्यों? क्योंकि मैन को डर लगता है, मैन में इनसिक्योरिटीज है। इनसिक्योरिटीज कैसी हैं कि अपनी जो चीजें ये पोजेस कर रहे हैं, घर गाड़ी बंगला, ये सब इनके हाथ से चला ना जाए। तो मैन इनसिक्योर भी है, इसीलिए इस इनसिक्योरिटी का फायदा उठाओ। प्रिंस को, जो भी पॉलिटिशियन है, उसको इसका एडवांटेज उठाना चाहिए। उसको डरा करके इनसिक्योरिटीज को मैनिपुलेट कर सकता है प्रिंस। कैसे मैनिपुलेट कर सकता है? जैसे हमारा जो विलन है, वो सामने वाले इंसान को बोल सकता है कि अगर तुमने वो नहीं किया जो मैं कह रहा हूँ, मेरे खिलाफ कोई गवाही मत दो, तो फिर मैं तुम्हारी फैमिली को कुछ नहीं करूंगा। अगर तुमने गवाही दी मेरे खिलाफ, तो तुम्हारी फैमिली को नुकसान पहुंचेगा, तुम्हारे जो बच्चे हैं, तुम्हारी जो बीवी है, मैं उनको मरवा डालूंगा। राइट? रियलिटी में यही होता है। तो मैन कावर्ड है, मैन में ये इनसिक्योरिटीज है। मैन को जो भी चीजें प्यारी होती हैं, जैसे फैमिली हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, जो भी मेहनत करते हैं, अपनी गाड़ी हो गई, ये सब चीजें होती हैं, ये बहुत प्यारी होती है मैन को। अपने पेरेंट्स हो गए। तो इसको जो प्रिंस है वो मैनिपुलेट कर सकता है। ये बोल सकता है प्रिंस की, एक तो ये नेगेटिव तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये भी है कि प्रिंस बोल सकता है कि अगर आप मुझे चूज करते हो, अगर तुम मुझे सपोर्ट करते हो, तो मैं तुम्हारी फैमिली का ख्याल रखूंगा कि तुम्हारी फैमिली को कोई कुछ ना कर पाए, तुम्हारे पेरेंट्स को कोई कुछ ना कर पाए, तुम्हारे साथ कोई धोखा ना दे पाए, तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास रहे। तो ये मैनिपुलेशन हो गया ना इनसिक्योरिटीज का, कि अगर मेरे लिए सपोर्ट करोगे तो तुमको मैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करूंगा। फिर बोलते हैं कि मैकियावेली बोलते हैं कि मैन अवेरेशियस होता है। अवेरेशियस का मतलब बहुत ही ज्यादा लालची होता है मैन। मैन को प्रॉपर्टी बहुत प्यारी होती है, बहुत लालची होता है मैन इस चीज में। तो मैन को प्रॉपर्टी इतनी प्यारी है, इसीलिए वाइस प्रिंस को क्या करना चाहिए? अगर किसी को भी आपको पनिश करना है, तो आप उनकी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट मत करो। कॉन्फिस्केट मतलब उनकी प्रॉपर्टी को मत हथियाओ।
रादर उनको एग्जीक्यूट कर दो, सीधा उनको मार डालो। एग्जीक्यूशन इज बेटर देन कॉन्फिस्केशन। अगर आपने कॉन्फिस्केट की इनकी प्रॉपर्टी, अगर आपने इनकी प्रॉपर्टी हथियाई, तो कल को मैन अपना, एक बार को अपने माँ बाप का, अपने बाप की मौत भूल जाएगा, लेकिन अपनी जो पेट्रीमोनी है, जो अपनी प्रॉपर्टी है, उसके लॉस को कभी नहीं भूलता। बाजीगर मूवी में हमने देखा था कि उसमें क्या किया गया था। शाहरुख खान जो थे, अपनी सारी प्रॉपर्टी भी वापस लेते हैं, रिवेंज लेने आते हैं, अपने माँ बाप की भी लेने आते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी वाला भी उसमें वो रहता है, रिवेंज लेने आते हैं, राइट। तो इसीलिए ये बोलते हैं कि सीधा मार डालो उन सबको, क्योंकि अगर आपने उनको जिंदा छोड़ा तो वो रिवेंज लेने के लिए आपसे वापस आएंगे। रियलिटी बता रहे हैं पॉलिटिक्स की, कि अगर आपको पॉलिटिशियन बनना है, आपको पावर में रहना है, तो आपको ये चीजें में ध्यान रखना होगा। प्रॉपर्टी का लॉस कभी नहीं बोलता, तो वो वापस आएगा, आपसे लेगा रेवेंज। और ऐसे ही इसी में बोलते हैं कि मैन जो होते हैं, उनकी जो वुमेन होती हैं, ठीक है, वुमेन के लिए बहुत पजेसिव होते हैं। अपनी जो भी वाइफ होती है, जो भी हस्बैंड होता है, या जो भी जो भी मैन होगा, आप देखोगे कि अपनी वाइफ को लेकर के बहुत पजेसिव होता है वुमेन के लिए। तो डू नॉट टच द वुमेन ऑफ सिटीजन्स। अगर आप पॉलिटिशियन भी हैं, तो उनकी जो वुमेन है, उनकी जो वाइफ्स है, उनको टच मत कीजिए, क्योंकि वो बहुत पजेसिव हैं। और अगर आपने ऐसा किया तो फिर मैन रिवेंज लेगा आपसे। तो ये कुछ एडवाइसेस हैं ह्यूमन नेचर के बेसिस पे। ये सभी एडवाइसेस समझ में आई ह्यूमन नेचर के बेसिस पे? तो ये पांचों चीजें जो बोल्ड में लिखी गई हैं, सेल्फिश वर्ड, अनग्रेटफुल, फिकल माइंडेड, कॉवर्ड एंड अवेरेशियस, ये सभी जो पांचों चीजें हैं, ये आपको एज इट इज पेपर में लिखनी है। ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है। ये एक ऐसा आइडिया है जिसको अगर आपने पेपर में नहीं लिखा तो आपके 3 से 4 नंबर डायरेक्टली काट लेंगे एग्जामिनर। दिस इज दैट इंपॉर्टेंट आइडिया। सो इसको प्लीज लिख लेना। अभी ये रिवीजन करेंगे तो याद रहेगा ही आपको। अब बताते हैं कि जो प्रिंस है, जो पावर में आएगा, उसके पास में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो ये बोलते हैं, अ प्रिंस हैज टू बी क्लेवर लाइक फॉक्स एंड ब्रेव लाइक लायन। मतलब जैसे लोमड़ी होती है, बहुत ज्यादा क्लेवर होती है, चालाक लोमड़ी हम बोलते हैं, तो चालाक होना चाहिए, यानी रीजन होना चाहिए उनके पास में। दूसरा है ब्रेव होने चाहिए, यानी करेज होना चाहिए। तो ये भी नेचुरल इनइक्वालिटीज में बिलीव करते हैं, प्लेटो एंड एरिस्टोटल की तरह। और ये बोलते हैं कि एक प्रिंस को समझना होगा कि पॉलिटिक्स एक बढ़िया प्रोफेशन नहीं है। यहाँ पर अगर आप अच्छा काम करने आए हो तो ये अच्छा नहीं है, आपको बहुत चालाक बनना पड़ेगा ये समझने के लिए, क्योंकि दूसरे इंसान जो है वो आपके एनिमीज हैं। पॉलिटिक्स में सभी लोग जो दूसरी पार्टी है, या हो सकता है जो आपके साथ खड़े हैं, जो बोल रहे हैं कि वो आपको सपोर्ट करते हैं, हो सकता है कि वो आपके सपोर्ट में ना हो। तो आपको बहुत चालाकी से ये समझना होगा कि कौन आपके साथ में। आपको ट्रैप्स और कॉन्स्पिरेसीज जो आपके अगेंस्ट में की जाती हैं, आपको फंसाने की जो कोशिश की जाएगी, जो भी जाल बिछाया जाएगा, उसको समझने के लिए आपको चालाक होना बहुत जरूरी है, वरना आपका नुकसान होगा इससे। दूसरा, आपको ब्रेव होना होगा। ब्रेव मतलब आपको ऐसे भेड़ियों से जो कि धोखा देते हैं, आपको डिफेंड करना होगा अपने आप को। ठीक है, यू हैव टू बी ब्रेव लाइक लायन, कि कभी कोई आपको धोखा दे तो आप बहुत ही करेज के साथ में, अपनी ब्रेवरी के साथ में उनसे बच के निकल पाओ। तो यानी माकियावेली बोल रहे हैं कि रीजन और करेज दोनों होनी चाहिए, क्योंकि एक गार्डियन क्लास के पास में ये दोनों होंगे आज के टाइम पे, तभी वो सरवाइव कर पाएंगे पॉलिटिक्स में। इसीलिए मैकियावेली का जो काम है द प्रिंस, उसमें हम देखते हैं कि ये बहुत डायरेक्टली बता रहे हैं, ये एक्सप्लिसिटली बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए। अलग से स्पेशल लिख करके बताया है कि ये करो। और ये बोलते हैं कि इस टाइप का करेज आपको होना चाहिए। अब दूसरी चीज है पावर को कैसे मैनेज करना है, कि एक प्रिंस अगर पावर में है तो उसको कैसे रूल करना है, उस पर बताते हैं ये, कि कैसे पावर को मैनेज करोगे। तो इस पे मैकियावेली बोलते हैं कि कैसे रूल करना चाहिए, कि दूसरों के फेवर इसलिए मत करो कि आप उनको ये सोचो कि ये लोग मेरे को लव करें, मेरे को मैं इनको प्लीज करता हूँ, ये मुझे लव करेंगे तो मुझको हमेशा सपोर्ट करेंगे। नहीं, इट इज बेटर फॉर अ प्रिंस टू बी फियर्ड देन टू बी लव्ड। यानी आपको जो रूल करना है, बहुत ही आयरन हैंड के साथ में करना है।
रूल विद आयरन हैंड, मतलब अपना डर बना के रखो लोगों में, डर बना के रखो। ये मत रखो कि लोग मुझे प्यार करें, ये रखो कि लोग मुझसे डरें। अगर लोग आपसे डरेंगे तो फिर लोग आपको फॉलो करेंगे। तो प्रिंस को कोल्ड ब्लडेड होना चाहिए, अफेक्ट नहीं होना चाहिए दूसरों को, अगर नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है कोल्ड ब्लडेड होना चाहिए। पैशन के साथ में एक्ट नहीं करना चाहिए, डिजायर्स के साथ में एक्ट नहीं करना चाहिए। इनके जो भी एक्शंस ये लेंगे कैलकुलेटेड ऑप्शंस होने चाहिए, सोच समझ के लेने हैं इनको डिसीजंस। तो भावनाओं में नहीं बहना है, ये सोच करके कि मैं लोगों की भलाई के लिए ये करूं तो लोग मुझे बहुत प्यार करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे। भावनाओं में मत बहो। आयरन हैंड के साथ में लोग आपसे डरे ऐसे रूल करो। तो मैकियावेली बताते हैं कि पावर की दो डायमेंशन होती हैं। एक होता है पावर की हार्ड पावर बोलते हैं उसको हम, और एक होती है सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर होती है लव के थ्रू, मतलब आप लोगों की भलाई के लिए कुछ करो तो लोग आपको बहुत ज्यादा लव देंगे एंड तो आपके फेवर में काम करेंगे। एक होती है हार्ड पावर। सबसे पहले हार्ड पावर का मतलब होता है फोर्स करके लोगों को, ठीक है, एकदम सोच समझ के फोर्स अप्लाई करो। अगर आपको फोर्स अप्लाई भी करनी है, हार्ड पावर अप्लाई भी करनी है, तो सोच समझ के करना है। पहली चीज मैकियावेली एडवाइस देते हैं पावर को कैसे मैनेज करना है, कि सॉफ्ट पावर कभी भी सारी सॉफ्ट पावर मत अप्लाई करो। मतलब अगर आप पॉलिटिशियन हो, आप कोई चीज चाहते हो कि ये इंसान करे, तो सॉफ्ट पावर पूरी की पूरी मत लगाओ। अगर आपने सॉफ्ट पावर लगाई तो आपका काम कभी नहीं बनेगा। इसीलिए अगर आपको सॉफ्ट पावर भी अप्लाई करनी है, साथ में हार्ड पावर भी अप्लाई करो। लेकिन हार्ड पावर टोटलिटी में नहीं होगी, पूरी तरीके से हार्ड पावर मत लगाओ, पूरी तरीके से फोर्स मत लगाओ। सॉफ्ट के साथ में, यानी अगर सॉफ्ट पावर अप्लाई भी करनी है तो इट शुड बी इन कॉम्बिनेशन विद दी हार्ड पावर। फोर्स के साथ में ही सॉफ्ट पावर अप्लाई करो, ठीक है, इक्वल में कर सकते हो। लेकिन ये आपका पहला ऑप्शन नहीं होना चाहिए। पहला ऑप्शन आपका होना चाहिए सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर को साथ में अप्लाई करो। अगर आपको अपना रूल बना के रखना है, अपनी पावर अप्लाई कर रखनी है, मेंटेन करके रखना है। पहला ऑप्शन सीधा ही अगर आप फोर्स लगा दोगे, जब आपको पता है कि थोड़ा सॉफ्ट पावर लगाओगे उससे काम चल जाएगा, तो आपके बहुत सारे रिसोर्सेज बच जाएंगे। तो पावर लगाने के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज भी तो लगते हैं, इसीलिए हमेशा फोर्स कभी भी पहला ऑप्शन मत रखो। यानी जो पॉलिटिशियंस होते हैं, पॉलिटिशियंस अब जैसे मान लो ये गूंज हायर करेंगे, गुंडे हायर करते हैं, पहला पॉलिटिशियन को ट्राई करना चाहिए सॉफ्ट पावर से थोड़ा सा हार्ड पावर लगा करके, कि देख लो, मतलब आप उसको जैसे धमकी दे आओ। पहले बोलो प्यार से, नहीं समझ रहा है तो थोड़ी धमकी दे दो कि मतलब कर दो, नहीं तो देख लेना, ठीक है, इससे काम चलता है तो सही है। नहीं काम चलेगा, अगर डायरेक्टली ही गुंडे भेज दिए आपने, तो यहाँ पर आपको चाहिए रिसोर्सेस। यहाँ पे आपको गुंडे भेजने के लिए पुलिस के साथ में भी अपनी नेक्सस बनानी होगी। साथ में गुंडों को हायर कर रहे हो आप, तो उनको भी पैसा देना पड़ेगा, वो आपके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर इसमें रिसोर्सेज बहुत वेस्ट होते हैं आपके। इसीलिए सोच समझ करके ही फोर्स अप्लाई करो। ये जो हार्ड पावर होती है सोच समझ के करो। लेकिन अल्टीमेटली कोई भी चीज पे अगर रिलाई करना है, जो चीज आपके फेवर में काम करेगी वो फोर्स काम करती है। अगर आपको कोई चीज अचीव करनी है अल्टीमेटली, तो रिलाई ऑन फोर्स। और अगर फोर्स अप्लाई अप्लाई कर रहे हो, हार्ड पावर अप्लाई कर रहे हो, तो पूरी की पूरी करना, पार्शियल मत करना, पूरी की पूरी करना। तो ऐसा नहीं है कि हार्ड पावर आपने क्या की, अप्लाई करी लेकिन पार्शियल करी। जैसे मान लो एक पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन ने, कोई हीरो था, उसको पॉलिटिशियन ने अपने गुंडे भेजे मारने के लिए, इसको मारने के लिए नहीं, पीटने के लिए, कि इसको पीटाओ ताकि मेरे काम में कोई भी वो ना डालेंगे, ठीक है, इंटरफेयर ना करें। तो पार्शियल हो गया ये तो हार्ड पावर, क्योंकि अब हीरो को तुमने एक बार तो मार दिया, हीरो अब अपने रिसोर्सेज लेकर के आपसे लड़ने के लिए आएगा, आपसे रिवेंज लेने के लिए आएगा, तो ये अब आपका बन गया एनिमी। तो अपने एनिमी पे अगर आपको फोर्स यूज करनी है तो पूरी तरीके से फोर्स यूज करो, ताकि आप अपने एनिमी को क्रैश कर दो, खत्म कर दो। अगर आपने उसे जिंदा छोड़ दिया तो वो रेवेंज लेने आएगा। और रेवेंज एक ऐसा सेंटिमेंट है, इतना पावरफुल सेंटिमेंट है, एक ऐसी फीलिंग है जिसमें इंसान अपनी भी नहीं सोचता, अपनी जान की परवाह नहीं करता, उसको फिर अपनी जान की परवाह नहीं होती,
वो फिर आपको मार के ही दम लेगा, उसके लिए चाहे उसे अपनी जान गंवानी पड़े, ही इज रेडी टू डू इट। रेवेंज इज दैट पावरफुल सेंटिमेंट। ये समझ में आया ऑन मैनेजमेंट ऑफ पावर। अब आते हैं एथिक्स पे, कि एथिक्स के बारे में क्या बोल रहे हैं। ऑन रोल ऑफ एथिक्स एंड पॉलिटिक्स, एथिक्स के बारे में क्या बोलते हैं। एथिक्स के बारे में ये बोलते हैं, ओके यू वांट अ ब्रेक, ठीक है, लेट्स टेक अ 2 मिनट्स ब्रेक, उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। ओके आई विल चेक दैट। मुझे नहीं पता कहाँ अवेलेबल है, बट मैं देख लूंगी। डनिंग इन सरस्वती IAS, विल सी। तो मैकियावेली का टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। स्टार्ट करें। ओके तो मैकियावेली अब एथिक्स पे क्या बोलते हैं। एथिक्स के मामले में बोलते हैं कि जो ये एथिक्स होता है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है करने की, इसको दूर रखो पॉलिटिक्स से। तो पॉलिटिक्स में जो आइडिया मैकियावेली फॉलो करते हैं वो आइडिया है एंड्स जस्टिफाई मीन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड्स जस्टिफाई मीन्स मतलब पॉलिटिक्स और एथिक्स को सेपरेट रखो। इनका क्या मतलब है। एंड्स जस्टिफाई मीन्स का मतलब है कि आपका जो भी एंड है, एंड का क्या मतलब होता है, आपका कोई भी गोल है, आपका कोई भी गोल है जो आप अचीव करना चाहते हैं, उसको पाने के लिए कोई भी मीन्स अगर आपको अपनाना पड़े, कोई भी वे, कोई भी तरीका, वी का मतलब होता, वे का मतलब, मीन्स का मतलब होता है तरीका, कोई भी तरीका अगर आपको उसके लिए अपनाना पड़े वो जस्टिफाइड है, वो जस्टिफाइड है। चाहे उसके लिए आपको दूसरे को मारना पड़े, आपको अपनी पावर मेंटेन करके रखनी है, तो उसके लिए चाहे आपको उसको मारना पड़े, वो जस्टिफाइड है। एंड्स जस्टिफाई मीन्स, ये बोलते हैं। यानी जब मोदी जो थे ये बोल रहे थे कि मैं तो नहीं मारूंगा, मतलब हम क्यों न्यूक्लियर अटैक करें पाकिस्तान, ये तो हम मेरे एथिक्स के खिलाफ है। तो मोदी को अपना, उनका गोल क्या है, इंडिया की प्रोटेक्शन करना, इंडिया के लोगों को प्रोटेक्ट करना। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर मोदी को पाकिस्तान को उड़ाना भी पड़े तो वो जस्टिफाइड है, ऐसा कहना है मैकियावेली का। यानी पॉलिटिक्स से रिलेटेड जब भी कोई डिसीजन अगर आपको लेना है जिंदगी में, तो मैकियावेली बोलते हैं उसमें एथिक्स का जो डायलेमा होता है, ये जो आपका कंफ्यूजन होती है ना कि ये मैं करूं या ना करूं, वो डायलेमा नहीं आना चाहिए, एथिक्स दूर रखो। क्योंकि
नो गोल इज सुपीरियर देन प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। ये पेट्रियाटिक है, तो ये बोलते हैं, देश प्रेमी है ये, तो ये अपने देश के लिए बात करते हैं, तो ये बोलते हैं कि देश की सुरक्षा से ज्यादा, देश की लोगों की लाइफ को प्रिजर्व करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। रिलीजन भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके जो एथिक्स, आपके जो बिलीफ्स है वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यानी मोदी को अगर लगता है कि मैं अगर मार दूंगा तो ये तो मेरी एथिक्स के खिलाफ है, क्योंकि मेरा एथिक्स ये बोलता है मुझको कि मैं ऐसे काम नहीं करूंगा, अगर ऐसा है तो ये सुपीरियर नहीं है। आपके एथिक्स नेशनल इंटरेस्ट में सुपीरियर नहीं है, नेशनल इंटरेस्ट सुपीरियर है। आपको अपने देश को बचाने के लिए सब कुछ करना चाहिए, कोई भी मीन्स अपनाना चाहिए। एंड्स जस्टिफाई मीन्स, वो मीन्स जस्टिफाइड है, वो तरीके जस्टिफाइड है। क्योंकि देखो, आप अगर एथिकल डायलेमा में फंस गए, अब मोदी है, इनको पता चला पाकिस्तान अगले 1 घंटे में अटैक करने वाला है, तो अब इनको हो रहा है डायलेमा कि मैं क्या करूं, 1 घंटे में पाकिस्तान अटैक करने वाला है, या तो मैं ही अटैक कर देता हूँ अपने लोगों को, और एकदम कंफर्म्ड है, सब आप देख सकते हो कि लाइव दिखा रहे हैं, मतलब रॉ का कोई एजेंट है बता रहा है कि होने वाला है। तो अब क्या होगा, अब अगर इस 1 घंटे में ये सिर्फ उसी डायलेमा में फंसे रहे कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो इससे तो फिर नुकसान हो गया, है ना। तो डायलेमा दूर रखो, बिकॉज नॉट ओनली डिसीजंस आर इन द बेस्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन टाइमली डिसीजन भी लेने होंगे आपको। ऐसा ना हो कि डिसीजन लो, टाइम ही निकल जाए आपके हाथ से। आपने लिया डिसीजन, लेकिन तब लिया जब पाकिस्तान ऑलरेडी छोड़ चुका है और बहुत सारी मिसाइल्स छोड़ी हैं। आप कितना डिफेंड कर पाए, उसमें से आधे डिफेंस कर लिया आपने, बाकी नहीं कर पाए। तो टाइमली डिसीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और टाइमली डिसीजन के लिए अगर हम एथिकल डायलेमा को दूर रखेंगे, तभी तो टाइमली डिसीजन आएगा हमारा। टाइम पर डिसीजन बंदा तब ले पाता है जब उसके दिमाग में ये डायलेमा ही ना रहे। हो सकता है कि ये जो डिसीजन आप लो, ये आपको गलत लगे, अपने एथिक्स के हिसाब से गलत लगे कि देखो जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है, लेकिन हो सकता है वो पॉलिटिकली करेक्ट हो, आपके देश को बचाने के लिए, आपके लोगों को बचाने के लिए वो डिसीजन सही रहे। जैसे कि कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जाते हैं, आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा होगा, गेम ऑफ थ्रोन्स में पॉलिटिक्स का पूरा हम देखते हैं, जिसमें यू नो देयर वाज अ टाइम जब उनके साथ में लड़ाई करनी थी, लैनिस्टर्स के साथ में, मतलब दूसरी टीम थी, मतलब ऐसे मानो उनके साथ में इन लोगों को लड़ाई करनी थी। तो उसको लड़ाई करने के लिए इन लोगों ने जो अपनी अप्रोच लगाई थी, उसके चक्कर में इनके आधे से ज्यादा जो लोग थे वो मर गए। तो पॉलिटिकली करेक्ट डिसीजन होगा वो अपने बाकी सब लोगों को, मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को बचाने के लिए, लेकिन एथिक्स के हिसाब से देखोगे तो वो गलत था कि इतने सारे लोग मारे गए। ठीक है, और उन्होंने अटैक खुद से किया था, दूसरों ने नहीं किया था, दूसरे नहीं कर रहे थे, ये खुद अटैक करने गए थे ताकि वो अपनी उसको बचा सके। ठीक है, तो कुछ ऐसे जो डिसीजंस होते हैं वो पॉलिटिकली करेक्ट होते हैं, एथिकली शायद वो रॉन्ग हो, लेकिन पॉलिटिकली हमेशा वो डिसीजंस करेक्ट होते हैं। ऐसे ही हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लेते हैं पॉलिटिशियंस, या जो भी लीडर्स होते हैं अपने कम्युनिटी के लिए, जो भी डिसीजंस लेते हैं जो पॉलिटिकली करेक्ट होते हैं, लेकिन एथिक्स वाइज वो रॉन्ग होते हैं, मतलब ऐसा किसी इंसान को नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मान लो कि अर्थ अर्थ डिस्ट्रॉय होने वाली है। ठीक है, और डिस्ट्रॉय कैसे होगी कि जो सामने वाले हैं, मतलब आपके लोगों पे, ठीक है, मतलब ऐसा हो रहा है कि मिसाइल्स आ रही हैं एंड पूरी अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, न्यूक्लियर अटैक होने वाला है पूरा, पूरे अर्थ पे, तो यानी कोई सरवाइव नहीं करेगा। तो एट द एंड होगा क्या, कि जो भी आपका लीडर होगा, अब उसको बचाना है, या तो वो उन लोगों को बचा लो आप जो वहां पर है, या फिर आपको क्या करना होगा कि जो भी आपके पास, जैसे मान लो 100 बंदे आपके पास में हैं, और बाकी जितने भी लाखों लोग थे वो आपके लड़ रहे हैं यहाँ पर, तो जस्ट बिकॉज कि आपको इन लोगों को बचाना है, अगर आप यहाँ रहेंगे तो आप बचा सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम सभी मरेंगे फिर। तो ये जो 100 लोग हैं ये बचेंगे, इनको आप आप अपने स्पेसशिप में लेकर के जा सकते हैं ताकि ह्यूमैनिटी को बचाया जा सके। तो ये जो डिसीजन लेना होता है, ये डिसीजन ह्यूमैनिटी वाइज पॉलिटिकली करेक्ट डिसीजन होगा, लेकिन एथिकली रॉन्ग होगा, क्योंकि बाकी लोग तो मर गए ना उसकी वजह से। सो ये कहना है इनका, एंड्स जस्टिफाई मीन्स। ऐसे ही एक और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं एथिक्स में, ये डुअल मोरालिटी की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। आपका अगर क्वेश्चन आता है एथिक्स से रिलेटेड तो आपको ये लिखना होगा
कि मैकियावेली डुअल मोरालिटी की बात करते हैं। डुअल मोरालिटी के मतलब ये सभी लोगों को नहीं बोल रहे हैं ऐसे एक्ट करने को कि एथिक्स मत कंसिडर करो। ये बोलते हैं कि जो प्रिंस की मोरालिटी है वो अलग होती है एक ऑर्डिनरी पर्सन की मोरालिटी से। यानी एक ऑर्डिनरी पर्सन को हमेशा एथिक्स फॉलो करना चाहिए, ऑर्डिनरी पर्सन को करना चाहिए, लेकिन जो प्रिंस है, जो पावर में है, उनका जो एथिक्स होता है वो डिफरेंट होता है। इनका जो एथिक्स है, इनका एथिक्स से डिफरेंट है। यहाँ पर एथिक्स जो रहेगा, यहाँ पर डबल एथिक्स होगा, मतलब कॉमन अपने लोगों के लिए एथिकल चीजें करो, लेकिन सामने वाले के लिए, मतलब कोई अगर आपके देश को पहुंचा रहा है तो उस केस में कोई एथिकल डायलेमा नहीं होना चाहिए। तो डुअल मोरालिटी की बात करते हैं कि क्या चीजें सही हैं। यस, ही कैन फॉलो एथिक्स इन पर्सनल स्फीयर, वो अपने पर्सनल स्फीयर में कर सकते हैं लेकिन पॉलिटिकल स्फीयर में नहीं करना है। ये डुअल मोरालिटी है। एंड सिमिलरली ऑर्डिनरी पर्सन की मोरालिटी अलग होगी। अपने खुद की लाइफ में आप कर सकते हो, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट सबसे सुप्रीम है, नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले आते हैं। उस केस में फिर कोई मोरालिटी नहीं है, वहां पर आपको एक्शंस लेने होंगे, टाइमली एक्शन लेने होंगे। तो ये जो एथिक्स के बारे में जो बात करते हैं, इसको क्रिटिसाइज करते हैं गांधी। गांधी एक आइडियलिस्ट थे। गांधी का कहना है, गांधी बोलते हैं कि कोई भी काम करो अच्छे वे से करो। अगर आपने अपने गोल को पाना है आपने और उसके लिए गलत प्रैक्टिसेस अपनाई तो फिर वो जस्टिफाइड नहीं है, ये कहना है गांधी का। ठीक है। तो गांधी इसको क्रिटिसाइज करते हैं मैकियावेली को, और बोलते हैं कि जो मैकियावेली की जो एथिक्स के बारे में जो भी राय है वो सेटेनिक है। मतलब वो, एक तो होता है सेटन और एक होता है गॉड, तो वो सेटेनिक है, डेविल है मतलब। ठीक है। तो सेटेनिक है, सेटेनिक बोला जाता है इसको, कि ये चीज सही नहीं बोल रहे हैं, रादर हमको अच्छे काम अगर हमें करने हैं तो अच्छे तरीकों से ही करने चाहिए, अच्छे वे से ही करने चाहिए। तो गांधी ने अपनी बुक हिंद स्वराज में ये लिखा है कि अगर आप बबूल के बीज बोओगे तो आप उसमें से गुलाब के फूल कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये इलॉजिकल है। आपने सीड किसी और चीज का बोया, मतलब आपने कोई और वे से, मतलब आपने गलत रास्ता अपनाया, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो आप अचीव करना चाहते थे, जो सही काम आप अचीव करना चाहते थे, वो सही रहेगा। तो इसीलिए गांधी बोलते हैं कि अगर पॉलिटिक्स को आप बिना एथिक्स या बिना रिलीजन के फॉलो करते हैं तो ये एक डेथ ट्रैप है। इट इज अ डेथ ट्रैप। तो इससे सब मरेंगे। अगर एथिक्स नहीं फॉलो करोगे, रिलीजन नहीं फॉलो करोगे पॉलिटिक्स में, तो ये सभी के लिए नुकसान होगा। लेकिन रियलिटी में अगर आप देखोगे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, ये काफी हद तक सही बोल रहे हैं गांधी। डोमेस्टिक में मतलब इंडिया के अंदर में अगर आप देखोगे तो जो पॉलिटिक्स में अपनाया जाता है वो प्योरिटी ऑफ मीन्स है कि सही काम करो सही भलाई के लिए। लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम मैकियावेली को इग्नोर नहीं कर सकते। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मैकियावेली की एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर पाकिस्तान हम पे वॉर कर रहा है और अगर हम पाकिस्तान को ना रोकें और हम बस अच्छे ही तरीकों से करने की कोशिश करें, हम पाकिस्तान को बार बार ये बोले कि हम दोस्ती के लिए तैयार हैं, हम दोस्ती के लिए तैयार हैं, प्योरिटी ऑफ मीन्स हम करें, तो इससे किसका नुकसान होगा? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमारा नुकसान होगा। तो इसीलिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम मैकियावेली को इग्नोर नहीं कर सकते। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में फिर भी एक बार को गांधी की जो पॉलिसी है प्योरिटी ऑफ मीन्स की, प्योरिटी ऑफ मीन्स मतलब जो भी तरीके आप अपनाते हो एकदम प्योर तरीके अपनाओ, गलत तरीके मत अपनाओ। ये था कहना गांधी का। सो एथिक्स समझ में आया कि एथिक्स दूर रखो, डुअल मोरालिटी की बात करते हैं क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर कुछ नहीं होता। दूसरा है मैकियावेली रिलीजन पे क्या बोलते हैं। रिलीजन, अब ये चर्च के अगेंस्ट में थे क्योंकि चर्च करप्ट था, चर्च की वजह से इटली कंसोलिडेट नहीं किया जा सका। तो इसीलिए बोलते हैं रिलीजन को भी दूर रखो, लेकिन उसके बावजूद मैकियावेली बोलते हैं कि रिलीजन यूजफुल हो सकता है, रिलीजन को यूज करो लेकिन रिलीजन से दूर रहो। ठीक है। रिलीजन तो ये पहले हैं जो सेपरेट करेंगे रिलीजन को, इसीलिए ये सेक्युलर बोले जाते हैं, फादर ऑफ यूरोपियन सेक्युलरिज्म। तो इनका क्या मानना है कि प्रिंस को रिलीजन यूज करना चाहिए, रिलीजन को प्रिंस यूज नहीं करना चाहिए। ऐसा ना हो कि रिलीजन आपको डिक्टेट करे, इसलिए सेपरेट रखो रिलीजन को।
प्रिंस रिलीजन को डिक्टेट करे, मतलब प्रिंस अपनी चॉइस के हिसाब से रिलीजन को अपना भी सकता है और डिस्कार्ड भी कर सकता है, हटा भी सकता है। ये मानते हैं कि रिलीजन को ऑल टुगेदर खत्म मत करो, क्योंकि रिलीजन यूजफुल हो सकता है प्रिंस के लिए, क्योंकि रिलीजन की एक यूटिलिटी है, यूटिलिटेरियन अप्रोच है। रिलीजन एक डिसिप्लिनरी फोर्स की तरह यूज किया जा सकता है, मतलब आप धर्म के नाम पे लोगों को डिसिप्लिन कर सकते हैं, लोगों को काबू कर सकते हैं, लोगों के ऊपर एक सोच अपनी इम्पोज कर सकते हैं। तो रिलीजन के थ्रू आप, रिलीजन यूजफुल है, उसकी यूटिलिटी है, उसकी यूजफुलनेस है। रिलीजन इज अ डिसिप्लिनरी फोर्स, एक ऐसा डिसिप्लिन है, मतलब रिलीजन के थ्रू आप लोगों को डिसिप्लिन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, रिलीजन अगर आप लगाते हो, अप्लाई करते हो स्टेट में, तो आधे से ज्यादा लोग तो ऐसे ही क्राइम नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो भगवान में मानते हैं, और उनको लगता है कि अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो भगवान हमको पनिश करेगा, इसीलिए वो गलत काम करेंगे ही नहीं सामने वाले। ठीक है? तो इसीलिए मैकियावेली कहते हैं कि हमेशा पब्लिक के सामने ऐसे बिहेव करो कि आप रिलीजियस हो, कि आप रिलीजन में बिलीव करते हो, इवन इफ कि आप रिलीजन के खिलाफ हो, लेकिन रिलीजन आपको काम आ सकता है, रिलीजन यूजफुल है, रिलीजन के थ्रू हम लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो रिलीजन शुड नॉट यूज प्रिंस, रिलीजन ऐसा ना हो कि आपको कंट्रोल करे, आपको यूज करे। प्रिंस को ऐसी पोजीशन पे होना चाहिए कि रिलीजन को नेशनल इंटरेस्ट के लिए आप यूज कर सको। रिलीजन के नाम पे, जैसे मुस्लिम्स हैं, इन दिस केस पाकिस्तान में सभी मुस्लिम्स हैं, तो रिलीजन के नाम पे मुस्लिम्स, उसके नाम पे ये इंडिया के खिलाफ, क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि इंडिया इज अ हिंदू कंट्री, तो इस हिसाब से पूरा इंटरेस्ट, ऐसे नेशनल इंटरेस्ट के पर्सपेक्टिव से जो पाकिस्तानी लीडर्स होते हैं ऐसे स्टार्ट करते हैं पूरी वॉर। इनफैक्ट रिलीजन बुर्जुआजी क्लास के लिए, कैपिटलिस्ट क्लास के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। कैपिटलिस्ट क्लास के लिए कैसे? कैपिटलिस्ट क्लास भी चाहता है कि लोग रिलीजन फॉलो करें। क्यों? क्योंकि कैपिटलिस्ट क्लास एक्चुअली लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करता है, लोगों का फायदा उठाते हैं कैपिटलिस्ट। आपको एक्सप्लॉइट करेंगे, आपसे काम करवाएंगे, आपको पैसा कम देंगे, आप लेकिन इनके साथ में फाइट नहीं करोगे, आप इनको मारोगे नहीं, क्योंकि आप रिलीजन में बिलीव करते हो। आप ये सोचोगे कि भगवान देखेगा आगे, यही सोचते हैं हम। अगर कोई आपका पैसा मार लेता है, आपका बॉस या आपके साथ में ऐसा कुछ करे, तो आधे से ज्यादा लोग यही सोचते हैं कि भगवान देखेगा, क्योंकि आप लोग रिलीजन में मान रहे हैं। तो कैपिटलिस्ट रिलीजन को टूल की तरह यूज करता है, तो इसीलिए ये ये उनके इंटरेस्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बुर्जुआजी क्लास के। इसीलिए रिलीजन को एलिमिनेट नहीं किया है मैकियावेली ने। इन्होंने बोला रिलीजन को सेपरेट रखो, खत्म मत करो रिलीजन को, क्योंकि रिलीजन यूज किया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि मैकियावेली रिलीजन को भी अलग करने की बात करेंगे और एथिक्स को भी अलग करने की बात करेंगे। तो क्वेश्चन यह आता है कि क्या मैकियावेली इमोरल है? इमोरल है, क्योंकि मोरालिटी की तो बात करते ही नहीं है वो। नहीं, मैकियावेली इमोरल नहीं है। मैकियावेली ये बोलते हैं कि आप अपनी पर्सनल स्फीयर में मोरालिटी कर सकते हो, अपने पर्सनल स्फीयर में एथिक्स फॉलो कर सकते हो, सही काम जो भी आपके प्रिंसिपल हैं उसको फॉलो करो, लेकिन ये बोलते हैं कि आप जब नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है तब अपने एथिक्स भूल जाओ, तब वहां पर आपको मोरालिटी नहीं दिखानी है। इसके अलावा कुछ और एडवाइसेस है मैकियावेली की। ये बोलते हैं कि एक्सपेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए प्रिंस को, यानी इससे पहले कि दूसरी कंट्री आपको, आप पे हमला बोल दे, आप उस कंट्री पे अटैक कर दो और एक्सपेंशन करते रहो, अपने राज्य को बढ़ाते रहो। और प्रिंस ये बोलते हैं कि आप मर्सनरी हायर मत करो। मर्सनरीज कौन से होते हैं? जिनको आप पैसे पे ले करके ऐसे सोल्जर्स हायर करते हो जो आपके लिए लड़ाई करेंगे। मैकियावेली बोलते हैं मर्सिनरीज हायर मत करो, इसमें वैसे भी पैसे इतने लगते हैं। रादर अपनी आर्मी ऑफ नेशनल्स हो, जिसमें सिर्फ नेशनल्स हो, जो लोग अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार हो, ऐसी आर्मी ज्यादा प्रेफर करो। और ये बोलते हैं कि एक्सपैंड करो, दूसरे देशों पे एक्सपैंड करो, अपना धीरे धीरे साम्राज्य बढ़ाओ। और एक बार अपने, मान लो ये मैकियावेली का स्टेट है, ठीक है, और ये साइड वाला एनिमी स्टेट है। अब मैकियावेली ने
मैकियावेली मान लो प्रिंस है खुद ही, तो मैकियावेली ने अगर मान लो एनिमी स्टेट पे हमला बोला और इस पे ऑक्यूपाई कर लिया, जीत लिया ये स्टेट, तो मैकियावेली का कहना है कि अगर प्रिंस ने ये जीत लिया है, तो अगर ये जो लैंड है इसका कल्चर आपके स्टेट से सेम है, जैसे मान लो इंडिया एंड पाकिस्तान है, पाकिस्तान और इंडिया का कल्चर सेम है, राइट? तो अगर इनका सेम कल्चर है, अगर इंडिया ने पाकिस्तान पे जीत लिया, ठीक है, अपने काबू में कर लिया, कब्जे में कर लिया, और इनका कल्चर हमारे से सेम है, तो अगर कल्चर सिमिलर है तो डायरेक्टली इन पे रूल करो। अगर कल्चर सेम नहीं है तो डायरेक्ट रूल मत करो, तो अपना एक लेफ्टिनेंट छोड़ दो, अपना एक वाइसरॉय छोड़ दो जो आपके लिए यहाँ पे काम करेगा, आप इसको इनडायरेक्टली कंट्रोल करो, क्योंकि कल्चर सेम नहीं है। कल्चर सेम नहीं होगा तो हो सकता है आगे जाकर के लोग आपको मारने की कोशिश भी करें, आपके साथ रिलेट ही नहीं कर पाएंगे फिर वो लोग, इसीलिए बोलते हैं। तो ये कुछ एडवाइजेस है मैकियावेली की कि ऐसा ऐसा करना चाहिए। अभी तक जितनी एडवाइजेस मैकियावेली ने दी हैं सभी को समझ में आई? कोई इसमें कंफ्यूजन है आपको? इंटरेस्टिंग है ये सब चीजें। अब बात आती है मैकियावेली फॉर्च्यून पे क्या बात करते हैं। फॉर्च्यून का क्या मतलब होता है? फॉर्च्यून को मैकियावेली बोलते हैं बैड लक में, कि लक जो है आपका, अगर लक पे क्या बात करते हैं, फॉर्च्यून का मतलब होता है ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती हैं जिसमें कुछ आपके कंट्रोल में ना रहा हो, ठीक है, कुछ जिसमें आपके कंट्रोल में कुछ नहीं होता, वो लक पे डिपेंड करता है। बैड लक हो सकता है आपके साथ में, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि आप हमेशा सक्सेसफुल रहोगे। बैड टाइम, बुरा टाइम कभी भी आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है। बैड टाइम ऐसे आता है, मैकियावेली बोलते हैं ऐसे आता है जैसे कि एकदम से बारिश आती है ना, टोरेंशियल रेन, या जो एक रिवर होती है, रोरिंग रिवर, जो बहुत जोर से आवाज करती है, जिससे बहुत डरावनी आवाज होती है रिवर की। बैड लक ऐसे आता है, इसको ऐसे कंपेयर करते हैं बैड लक को, कि बैड लक कम्स लाइक टोरेंशियल रेन और रोरिंग रिवर, ऐसे आता है। तो ऐसे सिचुएशन में जब बैड लक आता है, तो वैसे तो प्रिंस को बैड लक अपने बुरे टाइम के लिए हमेशा प्रिपरेशन करके रखनी चाहिए, कि जब भी बुरा टाइम आएगा तो उसके टाइम में कुछ ना कुछ बचा के रखो अपने, जैसे एक खुफिया रास्ता होता है, ठीक है, आप एक अपने ही राज्य में, अपने ही अपने पैलेस में एक खुफिया रास्ता, सुरंग ऐसी बना के रखो जिसके थ्रू आप बाहर निकल जाओ और अपनी जान बचा सको। तो प्रिपरेशन करके रखनी चाहिए, रियलिस्ट होना चाहिए इंसान को। लेकिन उसके बावजूद कभी कभी ऐसा होता है कि ये डिवास्टेट कर दे, मतलब पूरा डिस्ट्रॉय कर दे, बैड लक, बुरा टाइम ऐसा आता है कि किसी को भी बर्बाद कर देता है। तो मैकियावेली बोलते हैं कि बुरा जो लक होता है, फॉर्चून जो होता है, जो लक होता है, वो वेमेन की तरह होता है, जैसे औरतें होती हैं, ठीक है, वेमेन की तरह होता है। जैसे वेमेन होती हैं वो ब्रेव मैन को ज्यादा पसंद करती हैं, उनसे ही शादी करेंगी जो ब्रेव होते हैं, इस तरीके की चीजें बोलते हैं। सो देयरफॉर प्रिंस को भी मतलब वेमेन की तरह होता है, तो ऐसे ही फॉर्चून जो होता है, बैड लक होता है, वो उन्हीं के साथ ज्यादा होता है जो लोग बहादुर होते हैं, ठीक है, जो लोग बहादुर होते हैं उन्हीं के साथ चीजें गलत ज्यादा हो जाती हैं। लेकिन प्रिंस अगर ऐसे समय में करेज के साथ में काम करे, हौसला रखे एंड करेज के साथ में करे, अपना फेस करता है ऐसी सिचुएशंस को, तो वो बुरे टाइम को भी अपने फेवर में बना सकता है। तो इसीलिए मैकियावेली रियलिस्ट तो है, जानते हैं कि उसके बावजूद कुछ गलत हो सकता है प्रिंस के साथ में, लेकिन एट द सेम टाइम मैकियावेली ऑप्टिमिस्ट हैं कि करेज के साथ में अगर आप फेस करोगे अपनी बैड सिचुएशंस, तो आप अपने बुरे समय को भी अच्छे समय में कन्वर्ट कर सकते हो, अपने फेवर में कन्वर्ट कर सकते हो। समझ में आया ये चीज? मैकियावेली फॉर्च्यून पे क्या बोलते हैं? ओके। तो मैकियावेली इज अ चाइल्ड ऑफ हिज टाइम्स। मैकियावेली नेशनल इंटरेस्ट को प्राइमेसी दे रहे थे उस टाइम पे, उस टाइम पे ऐसी ही चीजें हो रही थी, सेक्युलरिज्म को कर रहे थे, क्योंकि अब मॉडर्न एज के चलते रीजन वापस आ रहा था, चर्च की डोमिनेंस नीचे जा रही थी, ऑब्वियसली चर्च ज्यादा इंटरफेयर कर रहा था। तो मैकियावेली के जो सेक्युलरिज्म का आइडिया है, हम देखते हैं कि अपने टाइम से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, क्योंकि मैकियावेली एक ऐसे टाइम से बिलोंग करते हैं जिसमें मिडीवल एज खत्म हो रही थी और मॉडर्न एज की शुरुआत हो रही थी, कैपिटलिज्म उभर के आ रहा था, साइंटिफिक रेवोल्यूशन हो रही थी, रिनाइसेंस आ रहा था, मतलब रीजन वापस आ रहा था, एनलाइटनमेंट हो रही थी, वापस से लोग अब मॉडर्निटी की तरफ जा रहे थे। तो इज अ चाइल्ड ऑफ हिज टाइम्स। मैकियावेली की एक और बुक है द प्रिंस के अलावा, उनकी बुक है द डिस्कोर्स। अपने डिस्कोर्स का क्या मतलब होता है? डिस्कोर्स का मतलब होता है द वे ऑफ टेलिंग द ट्रुथ,
डिस्कोर्स का मतलब होता है कि कोई भी सच आपको पूरा नहीं बता रहा है, ठीक है, कंडीशंस पे डिपेंड करता है, कंडीशंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। नोबडी इज टेलिंग यू द, मतलब जिस तरीके से आपको सच बताया जाता है वो पार्शियल होता है, मतलब आधा सच होता है, वो पूरा सच नहीं होता है, ठीक है। तो मैकियावेली अपनी डिस्कोर्स की बुक में बोलते हैं, अभी फिलहाल डिस्कोर्स पे ध्यान मत दो, डिस्कोर्स का टॉपिक हमारा आगे आएगा पोस्ट मॉडर्निज्म में, पोस्ट मॉडर्निज्म में तब देखेंगे हम आइडियोलॉजी में, पावर के कॉन्सेप्ट में देखेंगे। मैकियावेली इसमें बोलते हैं, मोनार्की को सपोर्ट करते हैं मैकियावेली, मोनार्की को सपोर्ट करके मैकियावेली बोलते हैं कि रिपब्लिकन गवर्नमेंट, जैसे प्लेटो थे, प्लेटो क्या बोलते हैं, प्लेटो मोनार्की को सपोर्ट करते थे, ठीक है, प्लेटो, तो वैसे ही मैकियावेली भी मोनार्की को सपोर्ट करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम रिपब्लिकन गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करते हैं, ठीक है। लाइक यू नो, दिस इज नॉट प्लेटो, दिस इज एरिस्टोटल, प्लेटो की मोनार्की हो गई, रिपब्लिकन गवर्नमेंट हो गई एरिस्टोटल की पॉलिटी। मैकियावेली का कहना है कि अगर एक करप्ट सोसाइटी है तो वहां पर प्रिंस को आयरन हैंड से रूल करना चाहिए, मतलब अपना फियर एस्टैब्लिश करना चाहिए, फियर मतलब डर बना के रखो अपना, तो फिर मोनार्की रखो। लेकिन ऐसी सिचुएशन जहां पर, ऐसी सोसाइटी है जहां पर लोग अच्छे हैं, अगर वहां पर लोग अच्छे हैं, लोगों को सिविक सेंस है, लोगों को पता है कि कैसे रहना है एक दूसरे के साथ में मिल करके, तो वहां पर रिपब्लिक होना चाहिए, मतलब वहां पर रिपब्लिक गवर्नमेंट होनी चाहिए, वहां पर आप हेड ऑफ द स्टेट चूज कर सकते हो, वहां पर इलेक्शन अलाउ कर सकते हो। ये कहना था मैकियावेली का कि जहां पर जरूरत है वहां पर मोनार्की रखो, लेकिन जहां पर पॉसिबल है, जरूरत क्या होती है, जहां पर लोग अच्छे नहीं होते, लोग वर्चुअस नहीं है, मतलब लोग अच्छे नहीं हैं, और लोग एक दूसरे के प्रति इल, लाइक अपना फायदा सोचते हैं, वहां पर मोनार्की रखो, लेकिन जहां पर लोग अच्छे हैं वहां रिपब्लिकन गवर्नमेंट होनी चाहिए। लेकिन मैकियावेली बोलते हैं कि किसी भी सिचुएशन में ओलिगार्की या एरिस्टोक्रेसी मत आने दो। ओलिगार्की का क्या मतलब होता है, ओलिगार्की का मतलब होता है कि कुछ लोग पावर में हैं, सिर्फ कुछ लोग, कुछ रिच लोग जो होते हैं वो पावर में होते हैं। अगर ये कुछ लोग आए पावर में, जैसे कि बुर्जुआजी क्लास, तो ये बहुत ही नुकसानदायक होगा। ओलिगार्की एरिस्टोक्रेसी क्या होती है, फ्यूडलिज्म, फ्यूडल क्लास जो थी ओलिगार्की ही तो थी, ये लोगों के पास में लैंड थी, अपने लॉस चला रहे थे अपने मर्जी से, तो इंस्टेबिलिटी थी। इसीलिए मैकियावेली एक ऐसा डिस्कोर्स हमको दे रहे हैं, अपना आइडिया हमको ये दे रहे हैं कि अगर करप्ट सोसाइटी है तो ये करो, नहीं तो ये करो, ठीक है। तो फ्यूडल लॉर्ड्स को इनफैक्ट ये क्या बोलते हैं, ये पैरासाइट क्लास है, इसीलिए ये इनके रूल को प्रेफर नहीं करते हैं। तो ये एडवाइस देते हैं कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो नोबल्स के बीच में और कॉमन मैन के बीच में, तो हमेशा प्रिंस को कॉमन मैन को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि नोबल्स की फिर भी एस्पिरेशंस होती हैं पावर में आने की, लेकिन और वो चैलेंज कर सकते हैं किंग को, कॉमन मैन की लिमिटेड एस्पिरेशन होती है, वो आपको चैलेंज नहीं करेंगे। तो यानी ये हमें रियलिटी बता रहे हैं मैकियावेली पॉलिटिक्स की। सो ही इज अ रियलिस्ट, रियलिटी बताने वाले, ही इज अ रियलिस्ट। एंड ये सभी एडवाइजेस हैं। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है अब आपको इस टॉपिक से, मैकियावेली हमारा खत्म हो चुका है, क्वेश्चन आ सकता है कि मैकियावेली की क्या क्या एडवाइजेस हैं, या मैकियावेली ने एथिक्स और रिलीजन पे क्या बोला, या मैकियावेली ने पॉलिटिक्स एज अ प्रोफेशन, जो भी स्टेट क्राफ्ट इन्होंने किया, हाउ इट इज़ द बेस्ट वर्क, क्योंकि मैकियावेली हमको ये सब चीज़ें बताते हैं, रियलिटी बताते हैं। आपको इसका क्रिटिसिज्म पता है, सबाइन, नैरोली रेटेड एंड नैरोली लोकेटेड, डिफेंस किसने दिया है, डनिंग्स ने, कि हर कोई, इट इज़ अ पैराडॉक्स कि हर कोई मैकियावेलियन है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई मैकियावेली होने का एक्सेप्ट नहीं करता है दैट वी आर मैकियावेलियन। सो दिस इज मैकियावेली। तो हमारा मैकियावेली का टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, हॉब्स शुरू करेंगे, लेकिन हॉब्स से पहले नेक्स्ट क्लास जो हमारी 1:30 बजे है, उसमें हम अभी कवर करेंगे, बीच में थोड़ा गैप ले लेते हैं, ठीक है, आपको भी ब्रेक मिल जाएगा। तो पहले हम प्लेटो की इवैल्यूएशन करेंगे, उसके बाद थॉमस हॉब्स शुरू करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ये करेंगे। आप लोगों को कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं
दोबारा से भी पूछ सकते हैं ग्रुप में, जितनी बार आपका क्लियर नहीं होता है बार बार पूछिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लैरिटी होना टॉपिक की बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। तो माई जॉब इज टू मेक दिस थिंग क्लियर कि आपके दिमाग में टॉपिक को लेकर के क्लैरिटी हो। एक बार समझ में आएगा, उसके बाद हम याद कैसे करना है उसको, वो भी उस पर भी वर्क करेंगे, फ्लो चार्ट्स के थ्रू, रिविजन्स के थ्रू, वो भी याद करने की कोशिश करेंगे। फिर बाद में हम उसी चीज को जो अब हमने याद की है उसको आंसर्स में कैसे कन्वर्ट करना है, उसको एक अच्छे परफेक्ट आंसर में कैसे कन्वर्ट करना है, फिर उस पर वर्क करेंगे। दिस ईयर 2018 में जो भी रिजल्ट आया है, आई थिंक मैक्सिमम स्कोर रहा था 340 समथिंग। देयर वाज अ पर्सन आई हैव सीन, पता नहीं कौन था, बट इतना स्कोर मतलब 300 प्लस रहा है। तो इतना स्कोर रहता है, 300 प्लस, 320 प्लस बहुत आसानी से आ सकता है आपका। आपको करना क्या है, बस जो चीज़ बताई जा रही है क्लास में उस चीज़ पे ध्यान दो। पहले टॉपिक समझो, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। नहीं समझ में आता है, क्वेश्चन मी। सेकेंड थिंग इज, टॉपिक समझने के बाद में रिविजन पे ध्यान देना है, एक हर एक चीज़ को याद करना है। पढ़ते हुए भी कुछ समझ नहीं आता है, पीडीएफ में कोई सेंटेंस समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो। यस, अवरेशियस का मतलब है एक्सट्रीमली ग्रीडी, बहुत लालची है इंसान। अपनी प्रॉपर्टी के लॉस को कभी नहीं भूलेगा, एक बार को अपनी पिता की मौत भूल जाएगा, पैट्रीमोनी को कभी नहीं भूलेगा। ही कैन फॉरगेट हिज फादर ऑफ हिज डेथ ऑफ हिज फादर। ओके, सो दिस इज अबाउट मैकियावेली। थोड़ा ब्रेक कीजिए, 1:30 बजे 137 पे शुरू करेंगे, और या फिर 1:30 बजे ही शुरू करेंगे हम थॉमस हॉब्स का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। पहले प्लेटो करेंगे, उसके बाद हॉब्स करेंगे।